पेरेंट खुद बहुत एंशियस रहते हैं तो अननोइंगली वो बच्चे को भी ये पास ऑन कर लेते हैं। अभी ये हो जाएगा, अभी ये हो जाएगा, देखो भागेगा तो गिरेगा, अभी ये खाएगा तो बीमार हो जाएगा। हस्बैंड वाइफ में झगड़े होते हैं तो बहुत से पेरेंट्स बच्चों को अपना दोस्त समझ के अपने पार्टनर के खिलाफ भड़काते हैं। रिसर्च तो ये कहता है कि फिजिकल अब्यूज से ज्यादा इमोशनल अब्यूज खतरनाक है। डोमेस्टिक वायलेंस, इसमें बच्चे पे कोई हाथ नहीं उठा रहा है, बच्चे को कोई कुछ भी नहीं कर रहा है, पर जब माँ बाप एक दूसरे के साथ वायलेंस करते हैं तो बच्चे के शरीर में तो वही ट्रॉमा रिस्पॉन्स आता है जैसे बच्चे के साथ कुछ हो रहा हो। जिनका ट्रॉमा स्कोर हाई है उनको हमेशा पूछते हैं आप इरेशनल डिसीजन लेते हो? बोले हाँ। पहले लड़के जिसने मेरे को प्रपोज किया मैंने शादी कर ली, जब भी जॉब मेरी अच्छी चल रही थी पता नहीं एक जन से लड़ाई हो गई मैंने जॉब छोड़ दी। तो गिल्ट इज वेरी गुड, चाहिए, शेम भी चाहिए, पर टॉक्सिक शेम इसको बोलते हैं कि बच्चे का आत्मविश्वास टूट जाता है। बच्चे को लगता है कि मेरी वजह से ही प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे जीने का हक ही नहीं, मुझे प्यार लेने का हक नहीं, देने का हक नहीं, मुझे रिस्पेक्ट का भी हक नहीं। 80% अब्यूज, चाइल्डहुड अब्यूज होता है पेरेंट्स और टीचर्स के हाथ से। बी अ फ्रेंडली पेरेंट, डोंट बी अ फ्रेंड। नमस्ते मैम, कैसे हैं आप? नमस्ते, बहुत अच्छे हैं, थैंक यू। मैम आपकी बुक आ गई है, दिस बुक वॉन्ट टीच यू पेरेंटिंग बट इट विल मेक यू अ बेटर पेरेंट, एंड आई फुल्ली एग्री विद दिस स्टेटमेंट। काफ़ी बड़ा टाइटल, काफ़ी बड़ा टाइटल हो गया बट परफेक्ट है। क्योंकि कोई भी बुक शायद पेरेंटिंग नहीं सिखा सकती, बट आपको कुछ गाइडलाइंस दे सकती है जो आप अवेयर हो सकते हो वाइल यू आर बीइंग अ पेरेंट, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अवॉइड कर सकते हो जो शायद आपके साथ हुए हों। तो वहीं से शुरू करते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को कॉन्शियसनेस नहीं है, राइट, कि हम अगर जो कर रहे हैं एज अ पेरेंट तो क्या गलत कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। ज़्यादातर जो रीजनिंग है क्यों से, वहीं से सारी चीज़ें शुरू होती हैं। तो वो आपने शुरू की है कि एडवर्स चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, ऐसे कौन से मोस्ट सटल जो ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो हम रियलाइज़ नहीं करते हैं, जो हमारे साथ हुए हैं हमारे चाइल्डहुड में, जो हमको शेप करते हैं अडल्टहुड में। तो ऐसे क्या एक्सपीरियंसेस हैं मोस्ट सटल जो आपने विटनेस किए हैं? आपने 10-20 हज़ार से ज़्यादा कंसल्टेशंस आपके हुए हैं, तो क्या आपके पैटर्न्स जो हैं वो नोटिस किए हैं? देखो, जो मोस्ट विजिबल है फिज़िकल अब्यूज़ है, सेक्सुअल अब्यूज़ भी होता है, बट वो बहुत ही विजिबल चीज़ें हैं, वो दिखता है ना? सही बात। और शेमिंग भी करते हैं तो दिखता है कि यार तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो, तुम डफर हो, ये सब वो बहुत ही विजिबल चीज़ें हैं। बट कुछ सटल चीज़ें होती हैं जो आज हो सकता है जो पेरेंट्स आज हैं जिनके साथ ये हुआ है बचपन में, वो खुद ही रियलाइज़ नहीं कर रहे हो कि यार हम भी वही पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। तो वो क्या क्या है? हाँ, देखिए, ये सटल वाला 2 एलिमेंट्स हैं जो अभी भी पेरेंट्स को समझने में थोड़ी मुश्किल होती है। वो है इमोशनल अब्यूज़ और इमोशनल निग्लेक्ट। इमोशनल अब्यूज़ मतलब कि भावनात्मक किस्म का एक अब्यूज़, कि जब बच्चे को हर दफ़े आप उसको करेक्ट करते रहते हो, पूरा दिन सुबह उठता है बच्चा से रात को सोने तक आप हमेशा बच्चे को सुधारते रहते हो। तो ये नहीं करता है ठीक, ये नहीं करता है तो ये ठीक कर, वो ठीक कर, वो सही कर, ये मत कर, वो मत कर। नैगिंग, कंटिन्यूस नैगिंग, कंटिन्यूसली उसको क्रिटिसाइज करना, फिर उसको दूसरों के आगे उसको ह्यूमिलिएट करना, दोस्तों के आगे, रिश्तेदारों के आगे उसकी मजाक उड़ाना, जैसे देखो कितना मोटा हो गया है, कितने खाते पीते घर का लगता है, टॉन्ट मारना। ये बार बार, देखो एक आध बार हो जाता है तो बच्चे समझ जाते हैं, करने की कोशिश करते हैं, टॉन्ट मारते हैं ना, ऐसे सरकाजम सरकास्टिक जैसे बोलते, ताना मारते हैं। ये बार बार होने पर ये अब्यूज बन जाता है। एक आध बार कर दिया तो प्रॉब्लम नहीं है। फिर अगर पेरेंट्स बहुत एंशियस है, पेरेंट्स हर बात में ऐसा लगे रहते, अभी ये हो जाएगा, अभी ये हो जाएगा, देखो भागेगा तो गिरेगा, अभी ये खाएगा तो बीमार हो जाएगा। तो जब पेरेंट खुद बहुत एंशियस रहते हैं तो अननोइंगली वो बच्चे को भी ये पास ऑन कर लेते हैं। तो बच्चा भी यही तरीके से सोचने लगता है, अभी मैं आइसक्रीम खाऊंगा तो जुकाम हो जाएगा, अभी मैं ये खाऊंगा, पकौड़ी खाऊंगा तो डायरिया हो जाएगा, अभी मैं ये करूंगा तो ये हो जाएगा। तो ये कंटिन्यूसली ये इस किस्म का डर डालना। एक और सटल किस्म का अब्यूज होता है जब माँ बाप खुद की तकलीफें बच्चे पे ठोप देते हैं, खास करके जब हस्बैंड वाइफ में झगड़े होते हैं। तो बहुत से पेरेंट्स बच्चों को अपना दोस्त समझ के 8 साल का बच्चा हो, 6 साल का बच्चा हो, 10 साल का बच्चा, उसको भी अपने पार्टनर के खिलाफ भड़काते हैं। देखो पापा ने आज ऐसा कर लिया, देखो पापा ने, मम्मी ने देखो ऐसा कर लिया, और देखो हम दोनों के बीच इस बात का झगड़ा होता है। तो बच्चों को अपनी उम्र से भी बड़े प्रॉब्लम्स उनके ऊपर थोपना,
ये भी एक किस्म का सटल अब्यूज है जो पेरेंट्स को लगता है अरे हम बच्चा हमारा दोस्त है तो हम बच्चे के साथ सब कुछ बात कर सकते हैं। नहीं, ये गलत है। बच्चे की उम्र के हिसाब से आप उसके साथ शेयरिंग कर रहे हैं, बट बच्चे को ये सब नहीं शेयर कर रहा है, तो ये इमोशनल अब्यूज में आता है। बच्चे को ह्यूमिलेट करना, बच्चे को डराना, हर बात पे धमका के काम करवाना, ये शॉर्टकट है जो हर पेरेंट अपनाता है। खाना नहीं खाया तो अभी भूत आके तुमको चुड़ैल आके कर लेगी, पुलिस आके पकड़ लेगा। तो पेरेंट्स को लगता है कि शॉर्टकट है ना, मतलब बच्चा डर के खा लेगा तो आज का तो मेरा काम हो गया। पर ये नहीं समझ में आता है कि ये बार बार करने से बच्चे के मन में ये प्रोग्राम्स बन जाते हैं और ये बच्चे डरते। तो बच्चों को हर बार में डराना, धमकाना, फिर साइलेंट ट्रीटमेंट देना, ये भी सटल है। लोग समझते नहीं कि ये एक किस्म का अब्यूज़ है। एक आया था मेरे पास क्लाइंट, बोल रहा था कि मैम मेरे जिस दिन 50 में से 50 नहीं आते थे ना, मैं छोटा था, अगर 50 में से 2 मार्क्स भी कम आ गए ना तो पापा 2 दिन तक खाते नहीं थे और मेरे साथ 2 दिन तक बात नहीं करते थे। अच्छा। हाँ, मुझे इतना बुरा लगा ना कि देखो तुम खराब मार्क्स लाए तो मैं अपने आप को पनिश कर रहा हूँ। ये इससे बच्चे को इतना गिल्ट फील होता है, इतना प्रेशर कि मेरी वजह से पापा भूखे हैं तो मैं ही गंदा हूँ, मैं ही खराब हूँ, मैं मार्क्स नहीं अच्छा ला पा रहा हूँ। तो ये हर दीज आर ऑल सटल फॉर्म्स ऑफ इमोशनल अब्यूज़। और ये तब हमें नहीं पता चलता, हमें लगता है देखो ऐसा करने से बच्चा मार्क्स लाएगा, पर बच्चे पे जो जिस किस्म का प्रेशर बढ़ता है वो प्रेशर हेल्दी प्रेशर नहीं है, ये गिल्ट वाला प्रेशर है। बच्चे को लगता है कि मेरे में ही कुछ प्रॉब्लम, मैं ही खराब हूँ, मैं ही मेरी माँ बाप की नाक कटवाता हूँ, मेरी वजह से पापा भूखे रहे 2 दिन, या पापा मेरे से बात ही नहीं करते 2 दिन तक, 3 दिन तक। अगर मैंने कुछ गलत कर दिया ना तो पापा मेरे से बोलना बंद कर देते। दिस इज़ वेरी रॉन्ग। साइलेंट ट्रीटमेंट इज ऑल्सो अब्यूज़। तो ये इमोशनल अब्यूज़ हुआ। और इमोशनल निग्लेक्ट तो इससे भी सटल है। इमोशनल निग्लेक्ट मतलब बच्चे की भावनाओं को बिल्कुल ही डिसमिस कर देना। मतलब बच्चा अगर रो रहा है, बच्चा गुस्से में है, तो आप या तो बच्चे को कंप्लीटली इग्नोर कर देते हो, बच्चे की इमोशंस को समझ ही नहीं पाते हो और बच्चे को बोलते हो चुप हो जाओ, रोना अलाउड नहीं है, या गुस्सा मत करो, या दुखी मत हो। अच्छे बच्चे दुखी नहीं होते। या तो अगर तुमने रोना है तो अकेले जाके रो, मेरे सामने मत रो। बहुत करते हैं ऐसा पेरेंट्स। तो बच्चे को यही लगता है कि पेरेंट्स के आगे मैं कुछ एक्सप्रेस ही नहीं कर सकता हूँ, पेरेंट्स के आगे कुछ शेयर ही नहीं कर सकता हूँ। ये बच्चे बड़े होके जब हमारे पास क्लाइंट्स बन के आते हैं तो कहते हैं कि मैम बचपन में ऐसा कोई भी नहीं था जिसको मैं अपने मन की बात बता सकूं, क्योंकि मैं अगर कुछ कहता तो मुझे ऊपर से डबल डांट पड़ती, मेरे पे चिल्लाते, या माँ बाप खुद इतने परेशान हो जाते, खुद ही ड्रामा करना शुरू कर देते, तो मैं तो अपने मन की बात किसी को बताता ही नहीं हूँ। दिस इज़ इमोशनल निग्लेक्ट। मेरे लिए कोई है ही नहीं दुनिया में। और ये बच्चे जो ये दोनों चीज़ों से बड़े होते हैं, इमोशनल अब्यूज़ और इमोशनल निग्लेक्ट, इन बच्चों में टॉक्सिक शेम आ जाती है। मतलब उनको लगता है कि मेरे में ही कुछ प्रॉब्लम है, मैं ही बेकार हूँ, कोई मेरे लिए है ही नहीं दुनिया में, मुझे कोई प्यार ही नहीं करता है। तो इसका कनेक्शन सुसाइड से है, इसका कनेक्शन सेल्फ हार्मिंग बिहेवियर्स से है। फिजिकल अब्यूज, सेक्सुअल अब्यूज जैसे आपने कहा वो तो सब समझते हैं और उसके घाव दिखते भी हैं। ये 2 चीज़ों के घाव दिखते नहीं हैं हमें। और ये बहुत मतलब कॉमन है, जैसे आपने कहा कि इतना सटल है कि कोई रियलाइज ही नहीं करता, तो कोई ठीक भी नहीं करेगा उस चीज़ को। टॉक्सिक शेम, जैसे अब बच्चे ने कुछ गिरा दिया, अरे तू हर रोज गिराता है, तेरे में ही कुछ प्रॉब्लम है, कैसा है तू हर चीज, हर बात में तू चीजें गिरा देता है, अक्ल नहीं है क्या तेरे में? अभी ऐसा आपने कह दिया तो बच्चे का एक्शन पे नहीं अटैक कर रहे हो, आप बच्चे के कैरेक्टर पे अटैक कर रहे हो, है ना? तो बार बार होने से बच्चे को लगता है कि मेरे में ही कुछ कमी है। तो ये बच्चों को लगता है कि आई एम वर्थलेस, आई एम यूजलेस, इसको बोलते हैं टॉक्सिक शेम। और इससे इनका आत्मविश्वास कम हो जाता है, इनके खुद के प्रति प्यार ही नहीं होता है, खुद को इतना हेट करते हो। और ये लोग फिर सबसे पहले जब तकलीफ आती है तो वो खुदकुशी करने पे चाहते हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि हमारे कोई बेकार है हम लोग। तो बेसिकली आप जो कह रहे हो कि जैसे जो फिजिकल अब्यूज़ में जो इवेंचुअल रिवायरिंग होती है ब्रेन की, जो आप सेक्सुअल अब्यूज़ है बच्चों का या फिजिकल अब्यूज़ है या मतलब डोमेस्टिक वायलेंस वो देख रहे हैं घर पे, इमोशनल अब्यूज़ नहीं भी हो रहा है, बट जो एंड रिजल्ट है वो कहीं ना कहीं सेम ही है, चाहे इमोशनल अब्यूज़ करो चाहे आप फिजिकल अब्यूज़ करो। एग्जैक्टली। इनफैक्ट रिसर्च तो ये कहता है कि फिजिकल अब्यूज़ से ज़्यादा इमोशनल अब्यूज़ खतरनाक है, क्योंकि फिजिकल अब्यूज़ का तो क्या है, बच्चे अपने आप को नंब कर देते हैं। अच्छा, आपने 2 थप्पड़ मारा, फिर 10 थप्पड़ मारा, फिर बच्चा बोलेगा अभी और 2 थप्पड़ मार लो, मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो फिजिकल अब्यूज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए बच्चे, हम नहीं कहते थिक स्किन्ड हो जाते हैं, ढीठ हो जाते हैं, हम कहते हैं ना बच्चा इसको कोई असर ही नहीं होता है। तो फिजिकल अब्यूज़ से बच्चा इस तरह से बच सकता है, पर इमोशनल अब्यूज़ तो उसके आर पार निकल जाती है। इमोशनल अब्यूज़ बच्चे के
सोल तक चली जाती है, उसके खुद का एक आइडेंटिटी है कि मैं कोई हूँ, वो ही खत्म कर देता है इमोशनल अब्यूज। और इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ फिजिकली वायलेंट हो रहे हैं, राइट? वर्बली वायलेंट अगर वर्बल हैं, वायलेंस भी उतना ही खतरनाक है। और ये भी नहीं होता है कि हमेशा डोमेस्टिक अब्यूज मतलब हस्बैंड वाइफ को मार रहा है, वो दोनों तरफ का हमने देखा है कि वाइफ भी उतनी ही वायलेंट हो सकती है। कितने क्लाइंट्स बोलते हैं कि हमारी मम्मी पापा को मारती थी या मम्मी वायलेंट थी, चीज़ें फेंकती थी, प्लेट फेंकना, चीज़ें घर में पटकना। तो ये ऐसा जेंडर वो नहीं है, विमेन भी हो सकती हैं, मेन भी हो सकते हैं वायलेंट। पर ये बच्चे जब देखते हैं तो बच्चे को बहुत बॉडी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, वो बोल नहीं पाते, पर उनमें कॉर्टिजोल हो जाता है, स्ट्रेस हार्मोन सीक्रेट हो जाते हैं, उनका बॉडी कंटिन्यूसली स्ट्रेस मोड में रहता है। जो हम ये बात कर रहे हैं आजकल हेल्थ क्राइसिस की, कि इतने कार्डियोवास्कुलर जो इश्यूज हो रहे हैं लोगों में, और बहुत यंग लोगों में हो रहे हैं, और इतना स्ट्रेस आ गया है जीवन में। एक तो चलो एडल्टहुड का स्ट्रेस है, डू यू थिंक कि ये जो चाइल्डहुड के ट्रॉमास हैं जो इस टाइप की पेरेंटिंग से आए हैं, उसका भी एक बहुत बड़ा रोल है जो आजकल हम देख रहे हैं यंग जनरेशन में, जिस तरीके का ये हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं? मेंटल तो हम बात करते हैं, बट जो हेल्थ इश्यूज हैं दोज आर ऑल्सो डायरेक्टली लिंक्ड टू द चाइल्डहुड ट्रॉमास। Yes, they are. No, I wouldn't say directly. There's not a मतलब उसको हम कहते हैं ना, कॉजेशन नहीं है पर कोरिलेशन है। Contributing कह सकते हैं। हाँ हाँ, जैसे चाइल्डहुड ट्रॉमा से मेंटल हेल्थ पे असर होती है और मेंटल हेल्थ से फिजिकल हेल्थ पे असर होती है। एब्सोल्युटली। हाँ, तो ये तो कनेक्टेड तो है ही है। और दूसरा कि पहले क्या होता था कि पहले इतनी एंशियस पेरेंटिंग नहीं होती थी। पेरेंट्स के मतलब 5-6 बच्चे होते थे, पेरेंट्स इतने ज़्यादा बच्चों के ऊपर हावी नहीं होते थे। आजकल ये हो रहा है कि पेरेंट्स ज़रूरत से ज़्यादा, एक बच्चा मुश्किल से होता है या 2 बच्चे, उसमें पेरेंट्स इतने ज़्यादा लगे रहते हैं कि वो बोलते हैं ना, हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग करना शुरू कर देते। तो इसलिए पहले जो, जैसे हमारी जनरेशन में स्ट्रेस, हार्ट, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस बोलो या स्ट्रेस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती थी, ओबेसिटी, हार्ट अटैक, वो लेटर एज में आते थे, मिड लाइफ में आते थे, जब हम लोग को काम का स्ट्रेस होता था, बच्चों का स्ट्रेस। आजकल यही तनाव यंग लोगों में आ रहे हैं। इसका मतलब ये कि 2 चीज़ें, या तो इनकी बॉडी स्ट्रेस लेने के लिए काबिल नहीं है जितनी हमारी काबिल थी, या तो इनका स्ट्रेस पहले से शुरू हो रहा है। जो हमारा स्ट्रेस मिडिल लाइफ में 30-35 में होता था, वो इनका स्ट्रेस 15 में शुरू हो रहा है। तो मेरे हिसाब से दोनों कारण साथ में चलते हैं। जो ये सारे बेसिकली ACEs जो आपने बताया कि एडवर्स चाइल्डहुड जो एक्सपीरियंसेस हैं, इनकी वजह से हमारा जो ब्रेन है वो कैसे रिवायर होता है और कैसे स्ट्रेस क्रिएट होता है। और जब ये खासकर जब मल्टीपल चीज़ें आ जाती हैं, शायद हो सकता है कि फिज़िकल अब्यूज़ ना हो बट वर्बल अब्यूज़ हो, इन द सेंस कि माँ बाप आपस में लड़ रहे हों, तेज़ आवाज़ में बात कर रहे हों, तो फ्रीज अप हो जाते हैं बच्चे सोशल सिचुएशंस में, या हाँ गालियाँ दे रहे हों। सेक्सुअल अब्यूज़ नहीं है बट इमोशनल अब्यूज़ है, इमोशनल अब्यूज़ नहीं है बट इमोशनल नेग्लेक्ट है। हाँ। और कई सारी 3-4 फैक्टर इकट्ठे हो जाएं, जैसे तो बहुत ही deadly है। इमोशनल अब्यूज़ के आपने इतना बड़ा स्पेक्ट्रम बताया, हाँ। कि उसमें अगर मान लो 4-5 चीज़ें इकट्ठी हो जाएं तो फिर कितना डेडली हो सकता है वो। हाँ। तो वो कैसे ब्रेन पे कैसे इम्पैक्ट पड़ता है, हमारा जो कैरेक्टर बनता है वो एडल्टहुड में वो कैसा बन जाता है, और वो कैसे, मतलब मैं चाहता हूँ कि लोग इसको रिलेट कर पाएँ जो सुन रहे हैं कि अच्छा हम ऐसे हैं तो हम ऐसे क्यों हैं, राइट? देखिए, सबसे पहला समझना है कि जब बच्चा इवन 6 महीने का, 1 साल का है और पैदा हुआ और उसको कोई किस्म का तनाव है, जैसे मम्मी चीख रही है, मम्मी पापा जोर जोर से झगड़ रहे हैं, आवाज़ जोर जोर की आ रही हैं, या घर में ही सब लोग बहुत टेंशन में है, तो बच्चा ये पकड़ लेता है। बच्चे को पता नहीं क्यों, लॉजिक कुछ नहीं पता, उसको तनाव है। अब जब बच्चा क्रोनिक स्ट्रेस में जाता है, क्रोनिक स्ट्रेस मतलब रोज़ का तनाव, समझो बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, सुबह डांट खा के उठता है, स्कूल में भी टीचर डांटती है, बुलिंग करते हैं बच्चे स्कूल में, बेचारा बस में बैठा बैठा सोच रहा है कि आज घर जाके क्या नया ड्रामा होगा। घर जाता है तो पापा और दादा की लड़ाई होती है, मम्मी पापा की लड़ाई होती है। तो बच्चा क्रोनिक स्ट्रेस में, क्रोनिक स्ट्रेस मतलब क्या कि सुबह उठते शाम तक सोने तक बच्चा बार बार तनाव वाली परिस्थिति में रहता है। तो इससे बच्चे की जो नर्वस सिस्टम है वो इम्बैलेंस हो जाती है। बच्चा हमेशा ही फाइट और फ्लाइट मोड में रहना शुरू कर देता है। हमारी जो नर्वस सिस्टम है ना, वो उसके दो स्टेजेस होते हैं। एक तो रेस्ट एंड रिपेयर, मतलब तब शांत रहते हैं हम, हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है, हार्मोन बैलेंस होता है, हमारा रिपेयर होता है, बॉडी का रिपेयर का काम होता है, और नींद अच्छी आती है,
हार्मोन सीक्रेट होते हैं वगैरह। और जब हम डेंजर को सेंस करते हैं कि अभी हम खतरा है, तो शरीर खतरे के लिए हमें तैयार करता है। मतलब डाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, रिप्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, नींद की ज़रूरत नहीं है। तब आपका हार्ट रेट ज़्यादा बढ़ता है, आपके ब्लड में ग्लूकोज आ जाता है ज़्यादा लड़ाई करने के लिए, आपके मसल टाइट हो जाते हैं, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, आपकी सांसें फूल जाती है, पसीना होता है। क्यों? क्योंकि आपके शरीर को लगता है कि मुझे या तो लड़ना है या तो भागना है, जिसको बोलते हैं फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स। तो ये फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स तब काम आता है जब आप जैसे जंगली जानवर से लड़ना हो या फायर से भागना हो। इवोल्यूशन में बहुत काम था। हाँ, काम था स्पीशीज को सरवाइव होने के लिए। पर आजकल ये हो रहा है कि हम लोग साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में गुजरते हैं सुबह से रात तक। जंगली जानवर तो हमें अटैक नहीं करते, ना आग लगती है इतनी, बट हमें ये साइकोलॉजिकल स्ट्रेस, अभी ये स्ट्रेस रिस्पॉन्स साइकोलॉजिकल भी किक हो जाता है। तो बच्चा जब सुबह से शाम तक क्रोनिक स्ट्रेस में रहता है तो ये सिस्टम उसकी परमानेंटली ये मोड में आ जाती है। अब कॉर्टिजोल ब्लड में ज़्यादा होता है, स्ट्रेस हार्मोन ब्लड में जाता है, और ये ब्लड इनके ब्रेन में जाता है। तो ब्रेन में जो नए न्यूरल पाथवेज बनने चाहिए, जो बच्चे का एक डेवलपिंग ब्रेन होता है, क्योंकि वो ब्रेन फिजिकल साइज में भी बढ़ता है और उसके जो कनेक्शंस होते हैं वो भी डेवलप होते हैं हर अनुभव के साथ। पर जब बच्चा क्रोनिक स्ट्रेस में रहता है और जब कॉर्टिजोल ज़्यादा रहता है तो ये न्यूरल पाथवेज डैमेज हो जाते हैं। तो बच्चे के ब्रेन के अलग अलग सेंटर्स पे असर पड़ता है। सबसे पहला तो ब्रेन का जो सेंटर है, जो इंपल्सिव बिहेवियर का सेंटर है, फाइट और फ्लाइट का सेंटर है, लड़ाई करने का सेंटर, वो हाइपर एक्टिवेट हो जाता है। वो हमेशा ही एक्टिव रहता है, राइट? क्योंकि बच्चा एक्सपेक्ट करता है कि अभी कुछ होगा, अभी कुछ होगा, अभी कुछ होगा, अभी डांट पड़ेगी, अभी मार पड़ेगी। तो इसकी वजह से बच्चा इंपल्सिव बिहेवियर दिखाने लगता है, अपने आप को कंट्रोलिंग। आपको लगता है बच्चा बहुत ही हर चीज़ में पता नहीं वो वायलेंट हो जाता है, हर चीज़ में ट्रिगर हो जाता है, बच्चा हमेशा हाइपर एक्टिव रहता है। ये बच्चे ठीक से बैठने, ऐसे हम कैसे शांति से बैठे, वो शांति से बैठ नहीं पाते बच्चे, क्योंकि उनका जो ब्रेन सेंटर है जो ये रिस्पॉन्स शुरू करता है वो बड़ा होता है। एमिगडाला जो बोलते हैं, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स का सेंटर, डिफेंस का सेंटर, वो हाइपर एक्टिव होता है। उनका मेमोरी सेंटर जो है हिपोकैम्पस, वो श्रिंक हो जाता है ट्रॉमा से। मतलब ये बच्चों को याददाश्त का प्रॉब्लम रहता है, वो अच्छे से शायद पढ़ाई में फोकस कंसंट्रेट नहीं कर पाते। अभी जब कंसंट्रेट फोकस नहीं कर पाते, चीज़ें याद नहीं रहती, तो और भी डांट पड़ती है और मार पड़ती है, विशियस साइकिल। जितनी मार पड़ती है उतना कम उनका ध्यान रहता है, फोकस, अटेंशन। और फिर ये बड़े होके उनको बचपन की यादें भी नहीं होती। ये कहते हैं हमारे बचपन का तो कुछ ब्लैंक ही, हमें कुछ याद ही नहीं है बचपन का। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी सेंटर्स अफेक्ट होते हैं ट्रॉमा से। तीसरी जगह जो इफेक्ट होती है वो है प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो हमारे ब्रेन का जो सबसे बड़ा हिस्सा होता है, जो ऊपरा कवरिंग है। ये 25-28 साल तक डेवलप होता है, फुल्ली डेवलप नहीं होता बच्चों में। तो ये जो है, ये हमारा सेंटर है लॉजिकल थिंकिंग का, जिससे हम सोच सके कि आज मैं ये कर रहा हूँ तो इसकी असर 10 साल बाद क्या होगी। रैशनल थिंकिंग, लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस का जो सोच है कि आज मेरी बिहेवियर से सामने वाले को क्या लगेगा, मेरी लाइफ पे क्या असर होगा, जिसको हम बोलते हैं ना रैशनल थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग। फिर आज आपको क्या लग रहा होगा मेरी बातों से, ये सोचने की क्षमता, ये सब प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की होती है। और इंपल्स कंट्रोल करने की क्षमता भी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स की होती है। अब ये सेंटर अंडर डेवलप रह जाता है, तो इंपल्स जनरेट करने वाला सेंटर ओवर डेवलप होता है, इंपल्स कंट्रोल करने वाला सेंटर अंडर डेवलप हो जाता है, रह जाता है। जिनका ट्रॉमा स्कोर हाई है उनको हमेशा पूछते हैं आप इरेशनल डिसीजन लेते हो? बोले हाँ, पहले लड़के जिसने मेरे को प्रपोज किया मैंने शादी कर ली। जब भी जॉब मेरी अच्छी चल रही थी, पता नहीं एक जन से लड़ाई हो गई, मैंने जॉब छोड़ दी। मैंने करियर चॉइसेस भी ऐसे ही इंपल्सिवली कर लिए। ये बहुत कॉमन है कि, और चाइल्डहुड ट्रॉमा का कनेक्शन है क्रिमिनल बिहेवियर से, एडिक्शन से। एडिक्शन भी क्या, अगर आप 10 जन पार्टी में वाइन शराब पीते हैं, 10 तो एडिक्ट नहीं बनते। क्यों? क्योंकि उसमें से 2 जन एडिक्ट बनेंगे, 8 नहीं होंगे। वो 8 लोगों में ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स स्ट्रांग होता है, उनको पता होता है कि मुझे बस इतना ही पीना है, इससे ज़्यादा नहीं पीना, क्योंकि उनका इंपल्स कंट्रोल सेंटर अच्छा है। अभी जिनके ट्रॉमा लोड है, जिनको क्रोनिक स्ट्रेस है बचपन से, उनका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स इंपल्स कंट्रोल सेंटर डेवलप नहीं है, तो वो रोक ही नहीं पाते अपने आप को, पीते रहते, और वो लोग एडिक्ट बन जाते हैं। तो ये रिसर्च कहता है कि चाइल्डहुड ट्रॉमा का कनेक्शन है एडिक्शन से, क्रिमिनल बिहेवियर से, इरैशनल डिसीजन से। तो आपने अपने जो कंसल्टेशंस हैं या वैसे रियल लाइफ में भी कुछ ऐसे लोग देखे होंगे जो लोग रिलेट कर पाएँ कि भाई आज, जैसे ये आपने बचपन का काफ़ी कुछ बताया कि लोग ऐसे होते हैं, बट एडल्टहुड में, मतलब 30 साल 35 साल के लोगों में
क्या ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो चाइल्डहुड ट्रॉमा का डायरेक्ट रिजल्ट हैं? वेरी गुड क्वेश्चन। बहुत सारी बिहेवियर्स हैं। एक तो जिनको जिनको अपनी रिलेशनशिप में हमेशा कंप्लेन रहती है, मेरी बीवी मेरे से प्यार नहीं करती, मेरा हस्बैंड मुझे प्यार नहीं करता, मुझे सुनता नहीं है, मुझे समझता नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम जो लोग की ये कंप्लेन होती है, एक जन से नहीं अनेक जनों से, मतलब मुझे कोई प्यार ही नहीं करता, उनका बचपन में इमोशनल निग्लेक्ट मोस्ट लाइकली होता है, क्योंकि ये बचपन का प्रोग्राम है कि मुझे कोई प्यार ही नहीं करता। तो जो भी इवन दो वो रियल नहीं होगा, मान रियल लो नहीं हो सकता। मतलब हस्बैंड कई बार कहता है कि मैं सब कुछ करता हूँ इसके लिए, पर इसको समझ ही नहीं आता है, इसको हमेशा लगता है कि मैं प्यार नहीं करता हूँ, क्योंकि क्या होता है इट्स कि नेवर एनफ। नेवर इनफ, इट्स लाइक अ वॉइड, और हमारी लेंस बन जाती है। जैसे समझो, एक सिंपल एग्जांपल है कि अगर मैं छोटी बचपन में मेरे पापा जो है अथॉरिटी फिगर है, समझो उन्होंने मुझे बहुत डांटा है, बहुत चिल्लाए चिल्लाया है, मुझे बहुत अब्यूज़ किया है, तो मेरे लिए एक अथॉरिटी फिगर के लिए नफरत हो जाती है कि यार ये तो मैं कभी टॉलरेट नहीं करूंगी बड़ी होके। अब जब मेरा हस्बैंड समझो थोड़ी सी ऊंची आवाज़ में बोलेगा ना, तो मैं वो सारा पापा का गुस्सा सारा उसके ऊपर आएगा। वो सोचेगा मेरा तो ये नॉर्मल आवाज है, बट क्या होता है कि मेरा रिएक्शन उसके लिए अब नॉर्मल है। क्यों? क्योंकि वो छोटी सी भी ट्रिगर मेरे लिए वो पूरा पेंडोरा का बॉक्स खोल देती है। जो मेरे पिछले 25 साल में मेरे पापा की जो मैंने आवाज सुनी थी ऊंची, उसका रिएक्शन अभी मेरे हस्बैंड पे आ रहा है। तो इस तरह से हाँ, ये तो मतलब जो आज की जो रिलेशनशिप्स की प्रॉब्लम्स हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं लिंक्ड है। हाँ, पजेसिवनेस। कितने लोग हैं जो पजेसिव हैं? अभी बचपन में उनको हमेशा ऐसा लग रहा है कि यार मैं अच्छा नहीं हूं, मैं सही नहीं हूं, मेरे से कुछ होगा नहीं, कोई मुझे प्यार नहीं करेगा। अभी जो एक उसको पार्टनर मिला जो उनको लग रहा है कि ये मुझे प्यार करेगा, वो उसके लिए ज़रूरत से ज़्यादा पजेसिव हो जाते हैं, क्लिंगी हो जाते हैं, क्योंकि उनको बचपन से इनसिक्योरिटी कि ये भी छूट जाएगा, ये भी मेरे हाथ से छूट जाएगा, ये नहीं रहेगा। तो किसी के साथ बात करो तो भी उनको इनसिक्योरिटी हो जाती है, तो पजेसिव बिहेवियर। बेचारा पार्टनर घुट जाता है कि यार मैं तो नॉर्मल बात कर रहा हूँ, तुमको क्यों लग रहा है कि मैं इसके साथ मेरा रिलेशनशिप चल रहा है? तो पजेसिवनेस, क्लिंगी बिहेवियर भी यहाँ से आती है। वर्कोहॉलिज्म भी यहाँ से आता है। अच्छा। कई बार हमने ये कोविड में बहुत लोगों का एक कोलैप्स हो गया। कोई भी एडिक्शन की तरह वर्क भी एक एडिक्शन है। बहुत से लोग क्या करते हैं, अपने खुद के दुख और खुद के ट्रॉमा को डील करने के लिए, कोप अप करने के लिए काम में जुड़ जाते हैं, या तो मार्क्स लाते हैं। मतलब वो लोग कहते हैं मैं थ्रू आउट टॉपर था, क्योंकि पढ़ाई में मैंने मेरा सारा डाइवर्ट कर लिया। अगर पढ़ाई करूंगा तो मुझे कुछ फील करने की जरूरत नहीं है। आई विल ओनली वर्क फ्रॉम माई ब्रेन, नॉट फ्रॉम माई बॉडी। बॉडी में क्या हो रहा है मुझे कुछ नहीं पता, मुझे मारो पीटो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मैं पढ़ाई में ध्यान देकर हमेशा टॉपर रहा हूं। तो शुरू में लगता है कि हाँ हाँ अच्छा है, क्या बहुत अच्छा है, आदमी कितना सक्सेसफुल है, बट लो EQ, हाँ लो इमोशनल क्वेश्चन। हाँ, लो इमोशनल क्वेश्चन। फिर उसकी बीवी बोलेगी कि ये तो इमोशन फील ही नहीं करता है। बच्चे बोलेंगे पापा तो सब हमको पढ़ाते लिखाते मार्क्स की बात करते हैं, बट भावना की तो बात ही नहीं होती है। तो ये भी कोपिंग मैकेनिज्म है, वर्कोहॉलिज्म। कोविड में बहुत लोगों के कोलैप्स हो गए, क्योंकि जो लोग काम पे 7 दिन काम करते हैं घर की परिस्थिति से भागने के लिए, बीवी से डील ना करना पड़े, बच्चों से डील ना करना पड़े, रहना पड़ा उनको। हाँ, खुद के माता पिता से डील ना करना पड़े, क्योंकि यही माता पिता ने मुझे इतना टॉर्चर किया था, तो मुझे उनको देखने से भी गुस्सा आता है, पर मैं एक अकेला बेटा हूँ, मुझे उनका ध्यान रखना पड़ रहा है, मेरे साथ रह रहे हैं, तो मैं ऑफिस में 12 घंटे निकालूंगा, कहूँगा बहुत काम है, बहुत बिजी हूँ। अब कोविड आ गया, तो जिन लोगों ने वर्कोहॉलिज्म की तरफ जो गए थे एज अ कोपिंग मैकेनिज्म, वो कोपिंग मैकेनिज्म कोलैप्स हो गया। अभी काम पे तो जा नहीं सकते, इन्हीं लोगों के साथ रहना पड़ता है जिन लोगों ने इनको ट्रॉमा दिया था, जो इनको ट्रिगर करते हैं। तो कितने लोग हमारे पास कोविड में आए थे एंजाइटी के साथ और इतने प्रॉब्लम्स के साथ, क्योंकि पहले तो वर्क में जाते थे तो कोप अप हो जाता था, दूर रहते थे, डिस्टेंस रहता था, दैट वाज देयर वे ऑफ कोपिंग अप। उनको देखना ही नहीं पड़ता ना घर में क्या डिसफंक्शन है, वो आप रहोगे तो देखोगे ना, आप रहते ही नहीं हो तो आपको फर्क ही नहीं पड़ता है, आप काम करते रहते हो, पैसे भी आते हैं। फिर ये लोग रिटायर होकर के जब घर में बैठते हैं या बीमार पड़ के घर में बैठते हो, सबके लिए वो परेशानी हो जाती है, तंग कर देते हैं सबको, पूरी फैमिली तंग हो जाती है। बिकॉज इन लोगों ने, देखो आप हर चीज़ से ज़िंदगी भर नहीं भाग सकते हो। अगर आपकी शादी भी नहीं चल रही है तो लोग क्या करते हैं, इग्नोर कर लेते हैं, चलो काम में मन लगा लो, चलो ये कर लो वो कर लो। पर जब वो सब कुछ चला जाता है और आपको वो पार्टनर के साथ 24 घंटे रहना पड़ता है, तब हमें
जबरदस्ती देखना पड़ता है कि क्या प्रॉब्लम्स है जो मैंने सॉल्व नहीं किया और अभी करने पड़ते हैं सॉल्व। डू यू थिंक कि जो ये आजकल जो रिलेशनशिप में भी जो ट्रस्ट इश्यूज भी आ रहे हैं, ट्रस्ट का भी एक तरीके से वो वहीं से आता है? ट्रस्ट ना वो सबसे पहला फीलिंग है जो बच्चा पैदा होते ही ट्रस्ट के साथ आता है। जैसे एक बच्चा आज पैदा होता है तो प्लानिंग के साथ तो नहीं होता कि मैं पैदा होने से पहले मैं सोच लूं कि मुझे कौन खिलाएगा कौन पिलाएगा, मैं सब ठीक हो तो ही मैं बाहर आऊं, ऐसा तो नहीं है। तो बच्चा जैसे ही पैदा होता है वो ट्रस्ट के साथ पैदा होता है कि भाई मुझे कोई, जब मैं रोऊंगा तो कोई मुझे संभालेगा, अगर मुझे भूख है तो कोई मुझे खिलाएगा, अगर मैंने गीला किया तो कोई मुझे साफ करेगा। ये विश्वास के साथ बच्चा पैदा होता है। पहला सबसे पहला इमोशन फीलिंग बोलो बच्चा महसूस करता है वो है विश्वास, और ये विश्वास वहीं से टूटता है। अगर बच्चा रो रहा है और मम्मी उसको रोने दे रही है, भाई रोते जा मुझे बहुत बिजी हूँ, टाइम नहीं, रोने दो थोड़ा, ये तो एक टेक्निक भी है कि मतलब ये let गलत them है, cry it out. नो इट इज रॉन्ग। तो ये बच्चे को क्या लगता है कि मेरे रोने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, आई कैन नॉट ट्रस्ट माई एनवायरमेंट, आई एम नॉट सेफ। तो वो रोना ही बंद कर देगा इवेंचुअली। नहीं, या तो फिर जोर से रोएगा या कुछ गलत चीजें करेगा अटेंशन के लिए। तो ट्रस्ट वहीं से टूटना शुरू हो जाता है जब बच्चे को आप टाइम पे खिलाते नहीं हो, बच्चे को आप टाइम पे क्लीन नहीं करते हो, बच्चे को आप जब रोता है तो संभालते नहीं हो। ये मैं अर्ली ईयर्स की बात कर रही हूँ, 6 महीना मतलब से ये 1 साल। इतना जल्दी शुरू हो जाता है ट्रस्ट, चीजें। तब उसको गिल्ट नहीं होता है, तब वो सब फीलिंग्स नहीं होती, बट ट्रस्ट बहुत बेसिक टूटना शुरू हो जाता है कि मुझे एनवायरनमेंट पे विश्वास नहीं है, मतलब मुझे हमेशा हाइपर ही रहना है, मैं आराम से सो नहीं सकता हूँ क्योंकि मुझे नहीं पता कल को क्या हो जाएगा, कोई चीखेगा, कोई चिल्लाएगा। अगर मैं रो रही हूँ तो कोई सुन ही नहीं रहा है, तो या तो मैं रोना ही बंद कर दूं, या तो और भी जोर से रोऊं, या तो कुछ ऐसा करूं कि जिससे चीखूं चिल्लाऊं ताकि कोई आए। तो ट्रस्ट वहीं से टूटना शुरू हो जाता है। बट उसके बाद बड़े होके अगर माँ बाप ने अच्छे चीज़ें सब संभाल ली तो फिर ठीक भी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि 1-2 इंसिडेंट से हो जाता है। बट जैसे आपने कहा कि रिपीटेडली इसकी ट्रस्ट तोड़ी है। मम्मी ने कहा कि ठीक है बेटा मैं आधे घंटे में आ जाती हूँ, और मम्मी शाम तक आती ही नहीं है वापस। बच्चे को क्या समझ आएगा? नहीं, बच्चे को समझ आता है, आधे घंटे का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता है, पर बच्चे को समझ आता है कि मम्मी थोड़े टाइम में आने वाली है, अब नहीं आई तो मम्मी पे कैसे ट्रस्ट करूं मैं। पेरेंट्स कितना झूठ बोलते हैं बच्चों को संभालने के लिए, इसी से भी बच्चे का विश्वास टूटता है। तो बच्चा अगर बचपन से ही सोच रहा है कि किसी पे विश्वास ही नहीं कर सकते, जो भी कोई इंसान बोलता है ना वो सच नहीं होता है, ऐसे भी बच्चे झूठ सीखते हैं और अविश्वास सीखते हैं। जैसे मम्मी, मेरे फ्रेंड का फोन आया तो बोल देना मम्मी घर पे नहीं है तो बच्चा कहाँ से विश्वास सीखेगा? तो ये सब छोटी छोटी चीज़ों से बच्चे सीखते हैं कि किसी पे ट्रस्ट नहीं करो। फिर उसका पार्टनर धोखा ना भी दे रहा हो तो उसको यही लग रहा है कि हाँ ज़रूर ये झूठ बोल रहा है, ज़रूर ये मुझे धोखा दे रहा है। ये तो पैरानोइया वाली बात हो हाँ, जाती है। हाइपर विजिलेंट हो जाते हो ना आप हमेशा एंसियस रहते हो कि सबके खराब नीयत खराब ही है, अगला बंदा ठीक भी है, कुछ है भी नहीं उसमें, गलत भी नहीं है, बट क्योंकि आपके अपने ट्रॉमास आपने डील नहीं आपकी किया। लेंस बन जाती है। देखिए हमारे अनुभव है ना, हमारे अनुभव क्या करते हैं, हमारा हर एक अनुभव हमारा लेंस क्रिएट करता है और हम उस लेंस से दुनिया को देखते हैं। अगर आज समझो कि मेरा सेक्सुअल अब्यूज हुआ हो बचपन में सपोज, तो मेरा वो लेंस बन जाता है कि सब लोग, सब मेल सेक्सुअल अब्यूज करते हैं, सब अब्यूजर्स हैं, तो मैं सबको फिर उसी नज़र से देखूंगी, दूर ही रहूंगी। जहाँ दूर ना रहना है वहाँ पे भी मैं दूर रहूंगी, क्योंकि मेरी लेंस बन जाती है। अगर अच्छी लेंस बनी कि नहीं, अगर मेरे बचपन में मेरे सब टीचर्स ने मुझे बहुत संभाला है, तो मेरा एक लेंस बन जाए कि टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं, टीचर्स बहुत दुनिया के सबसे बेस्ट टीचर्स होते हैं। तो ये क्या हुआ, मेरा लेंस बन गया। फिर अगर मेरे पड़ोसी टीचर हो गया तो मुझे वो पड़ोसी बड़ा अच्छा लगने लगेगा, मैं क्लियर लेंस से ही जाऊंगी कि अच्छा ही होगा। सिंपल एग्जाम्पल है, बट तो इस तरह से क्या होता है कि हमारे लेंस से हम दुनिया को देखते हैं, हमारे लेंस से ही हमारे रिश्तों को देखते हैं, हमारे लेंस से ही हम हमारे दोस्तों को देखते हैं, और हमारे लेंस से ही हम अपने अगले अनुभव को इंटरप्रेट करते हैं। तो जो हमारा जो अभी फैमिली सिस्टम है वो जिस तरीके से चेंज हुआ है, जैसे 50 साल पहले और आज के समय में, फ्रॉम जॉइंट फैमिली सिस्टम टू न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम, उसका भी क्या पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट आया है जो आजकल अपब्रिंगिंग हो रही है बच्चों की? मेरे पास दोनों किस्म के आते हैं, जॉइंट फैमिली के इश्यूज लेके भी आते हैं, न्यूक्लियर वाले भी आते हैं। जॉइंट फैमिली के इश्यूज ये रहते हैं कि एक्सप्रेशन फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं रहता है। जॉइंट फैमिली में अगर 3 पीढ़ियां साथ में रह रही हैं तो खुल के बात नहीं करते हैं। पापा जी को कैसा लगेगा, बाबूजी को कैसा लगेगा, ये चीज़ें तो उनके आगे कह ही नहीं सकते। तो उसमें छुपाना बहुत होता है, सीक्रेट्स बहुत होती हैं। कई बार फेक, हम कहते हैं ना, फेक सेल्व्स दिखाने पड़ते हैं सब हार्मनी रखने के लिए। ना बाबूजी के आगे ऐसे नहीं कह सकते, हम लड़ाई नहीं कर सकते, ये नहीं तो उसमें सप्रेशन और दबाना बहुत रहता है। कल्चर भी उसमें आ जाता है कि भाई
बहुत सी अगर 3-4 पीढ़ियां साथ में रह रही हैं तो पुरानी चीज़ें जो हम नहीं मानते वो भी हमें ज़बरदस्ती करनी पड़ती हैं, झूठ मूठ की दिखावा करना पड़ता है सबको खुश रखने के लिए। पर उसके फ़ायदे ये हैं, जैसे आपने कहा कि सपोर्ट मिल जाता है। अगर समझो कि एक परिवार में अगर एक बंदा इनकेपेबल है, या अगर मदर को ही समझो डिप्रेशन हो गया, मदर को समझो कोई बीमारी हो गई, तो अगर जॉइंट फैमिली है तो बच्चे संभल जाते हैं। अगर न्यूक्लियर फैमिली में वही मदर बीमार हो गई, उसको डिप्रेशन हो गया या वो काम ही नहीं कर पा रही हैं, तो बच्चों का क्या होगा? तो जॉइंट फैमिली के भी अपने पॉजिटिव्स हैं। अभी या जैसे न्यूक्लियर आपने जो बताया कि माँ बाप किस तरीके से पेरेंटिंग करते हैं, तो वो अगर अच्छे से कर रहे हैं, बट ये होता था कि एक चाचा चाची होते थे, हाँ, ताऊ ताई होते थे, हाँ, तो वो थोड़े शायद उनके भी प्रॉब्लम होते हैं। लाइक हमारे पास ऐसे क्लाइंट्स हैं, एक क्लाइंट आई थी ना, बोले थे कि मैम डोमेस्टिक वायलेंस मेरे पेरेंट्स में था ही नहीं, वो लोग तो बड़े प्यार से रहते थे, बट हमारे घर में जो चाचा चाची रहते थे वो चाचा अल्कोहलिक थे, तो हर रोज चाची को मारते पीटते थे और उनके बच्चों को मारते पीटते थे, तो उसका ट्रॉमा है। तो माँ बाप चाहे अच्छे हो, बट कई बार हमारा जो जॉइंट फैमिली का जो वातावरण है, जैसे ऐसे भी क्लाइंट्स आते बोलते हैं कि हमारे दादाजी तो इतनी गाली गलौज करते हैं क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं है, तो इतनी गालियाँ बोलते, हम तो गालियाँ सुन के ही बड़े हुए हैं, तो मेरे माँ बाप ने कुछ नहीं किया, मुझे ट्रॉमा दिया, पर जॉइंट फैमिली से ट्रॉमा आ रहा है। या उल्टा भी, जैसे माँ बाप ने दिया हो लेकिन तो बट चाचा दादा चाची में अच्छे हों, अच्छे ताऊ हो, ताई अच्छे हों, दादा सपोर्ट दादी। देते हैं, बफरिंग एडल्ट बन जाते हैं हमारे लिए। जैसे हमारे माँ बाप हमें बहुत डांटते मारते पीटते थे, माँ बाप लड़ाइयाँ करते थे, बट हम दादाजी के पास जाके सोते थे हर रोज, या ना दादी हमको संभाल लेती थी, या हम कभी भी रोते भी थे, स्कूल में भी कुछ प्रॉब्लम होती तो दादी जी के पास हम जाते थे क्योंकि वो हमें संभालती थी। तो ये सब प्रोज एंड कॉन्स है। और मेरा मानना ये है कि जो इंडियन ट्रेडिशनल सिस्टम थी जहाँ पे पेरेंट्स संभालते थे बच्चों को, वो अच्छी ही थी, क्योंकि यूएस सिस्टम के हिसाब से अगर हम जाओ, अगर हम वेस्टर्न मॉडल फॉलो करें जो है इंडिविजुअल फैमिली, इंडिपेंडेंट फैमिली, उसमें प्रॉब्लम ज़्यादा है फ़ायदे की वजह से। क्योंकि इंडिपेंडेंट फैमिली में ये होता है कि सिर्फ पेरेंट्स ही होते हैं दो और बच्चा होता है, तो बच्चा चीज़ें सीखता भी नहीं। जैसे हमने पहले ही भी इसके बारे में बात की, राइट, जब हम बातचीत कर रहे थे नीचे, कि जब बच्चा बड़ा फैमिली में बड़ा होता है तो बच्चे की सोशल स्किल्स अच्छी होती है, बच्चा संभल जाता है कि हाँ, हम चाचा से ऐसे बात करने का, चाची से ऐसे बात करने का, इसको ये कजिन के साथ ऐसे करना है, बुआ के साथ ऐसे करना है, मौसी के साथ। तो उनको अलग अलग लोगों के साथ मिलजुल के कैसे काम निकलवाना है, कैसे किसके साथ पेश आना है, समझ में आता है। रिसोर्सफुलनेस, स्मार्टनेस, सोशल स्किल्स, जो उसको आगे जाके वर्क प्लेस में भी काम आती है, अपने रिश्तों में भी काम आती है। अभी जब न्यूक्लियर फैमिली में बच्चे आजकल बड़े हो रहे हैं तो माँ बाप तो मुश्किल से 1 महीने में 1-2 बार मिलाते हैं रिश्तेदारों को, कई बार मिलाते भी नहीं है। तो बच्चे का रेफरेंस पॉइंट क्या है? सिर्फ अपने माँ बाप। अभी ये बच्चा दुनिया में दूसरे किस्म की बिहेवियर्स देखता है तो एक्सेप्ट नहीं कर पाता है, या तो टूट जाता है या तो रेजिस्ट करता है, क्योंकि उसको माँ बाप ने इस इंसुलर तरीके से बड़ा किया है कि बच्चे को समझ नहीं है कि भाई ये सिर्फ यही तरीका नहीं है। और मतलब भाई बहन भी नहीं है तो आप मतलब वो और जो एक नेगोशिएशन स्किल है कुछ नहीं हर सीखते चीज हैं, में वो आप सीखते और ही फिर नहीं माँ बाप के लिए बच्चा ही एक दुनिया का सेंटर ऑफ अटेंशन होता है। अब ये बच्चा यही सोच के बड़ा होता है कि मैं ही सबसे इंपॉर्टेंट हूँ, मैं ही सेंटर ऑफ अटेंशन हूँ, मेरे हिसाब से सब चलना चाहिए। जब ये बच्चा ऑफिस में जाता है, अरे ऑफिस तो छोड़ो, हॉस्टल में जाता है, कॉलेज में जाता है, तो किसी के साथ भी एडजस्ट नहीं कर पाता। हाँ, उसको लगा कोई मेरे को अटेंशन नहीं दे रहा है, मेरी तो चलती नहीं है इधर। तो ये बच्चे फिर डिप्रेशन में आ जाते हैं, फिर सुसाइड की तरफ जाते हैं, सेल्फ हार्मिंग, गलत तरीके चले जाते, बिकॉज उनको पता ही नहीं है कैसे हैंडल करना है ये सब। तो मैं न्यूक्लियर फैमिलीज में भी पेरेंट्स को ये, और पेरेंट्स आपने जैसे मैं जुड़ूंगी आपकी पहले वाली बात से कि जो पेरेंट्स खुद एज चिल्ड्रन टॉक्सिक फैमिलीज में बड़े हुए हैं, उनको ऐसा लगता है कि नहीं जॉइंट फैमिली में नहीं रहना चाहिए, भाई हमने सफर किया है, वो नेगेटिव देखे हैं उसके। हाँ, उन्होंने नेगेटिव देखे तो उनको बहुत है कि नहीं शादी करते ही हम तो अलग ही हो जाएंगे, मतलब तो ठीक है भाई अलग हो जाओ कोई बात नहीं, बट बच्चों को तो कम से कम, बिकॉज आपके साथ जो हुआ जरूरी है कि आपके बच्चों के साथ भी वही हो। मैंने फिर उसमें फिर वो आ जाती है जो आपने कहा कि फिर ये हमको देखना पड़ेगा कि वो 1 बच्चा कर रहे हैं या 2-3 बच्चे कर रहे हैं। अगर 2 बच्चे कर रहे हैं या 3 बच्चे कर रहे हैं तो फिर आप थोड़ा सा जो आप कह रहे हो कि वो बच्चे को थोड़ा आप दे सकते हो, वो बच्चे को संभाल नहीं पा रहे तो 3 बच्चे करने का मतलब हमने वो भी देखा है कि वहां पे भी सिबलिंग अब्यूज भी होता है, बच्चे भी एक दूसरे के साथ किस तरह से अगर अल्टीमेटली पेरेंट्स कैसे बिहेव करते हैं घर में एक दूसरे के साथ और बच्चों के साथ, वही रेफरेंस पॉइंट होता है बच्चों का। बट डू यू थिंक कि हैविंग अ सिंगल चाइल्ड इज
मतलब वो I- ज़्यादा खराब है कंपेयर टू 2 बच्चे तो होने चाहिए। देखिए मैं एज अ थेरेपिस्ट बहुत इसमें न्यूट्रल इसलिए हूँ क्योंकि मैंने दोनों के अगेन नेगेटिव पॉजिटिव देखे हैं। मैंने ऐसे भी बच्चे देखे जो अपने भाई बहन से नफरत करते हैं, मतलब 20-20 साल तक बात नहीं की है उन्होंने। क्यों? क्योंकि मेरा भाई बचपन से मुझे इतना मारता था, मुझे अब्यूज करता था। कई बार सेक्सुअल अब्यूज होता है भाई बहनों में। कई बार कंपैरिजन माँ बाप करते हैं, देख तेरी बहन कितनी स्मार्ट है, तू कितनी डम है, देख तेरा भाई कितना स्मार्ट है। तो ये लोग कहते हैं क्यों है भाई मेरा भाई, क्यों है ये? तो नफरत वाले भी रिश्ते मैंने बहुत देखे हैं। एंड तो व्हाई डू यू थिंक और दैट इज? अकेले, हाँ, और सिंगल चिल्ड्रन में मैंने अकेलापन देखा है बहुत कि यार मेरे दोस्तों के तो भाई बहन थे जिनके साथ वो खेलते थे, या पेरेंट्स का जो प्रॉब्लम होता था वो बच्चों में बंट जाता था। अब मेरे पेरेंट्स का प्रॉब्लम मेरे ही सर पे आ रहा है। अगर मेरे पेरेंट्स भी लड़ रहे हैं तो मुझे ही जिम्मेदारी लगती है। अगर मेरे पेरेंट्स तकलीफ में है तो मेरे ही सर पे आ रहा है, मेरा कोई बांटने वाला है नहीं। तो सिंगल चिल्ड्रन में लोनलीनेस भी आ जाती है। सिंगल चिल्ड्रन में जब पेरेंट्स लड़ाई कर रहे होते हैं तो सिंगल चिल्ड्रन एक ड्रामा ट्रायंगल का थर्ड एंगल बन जाता है। वो सिंगल बच्चा माँ बाप के बीच एक नेगोशिएटर बन जाता है, तो मीडिएटर मतलब बन आप जाता कह है। रहे हो कि जो हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग है वो ज़्यादा, उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है अगर एक बच्चा है हाँ, तो? 100%। और फिर वो एक बच्चे को पेरेंट्स इतना बिजी रखते हैं, मतलब बेचारा स्कूल से आता है तो एक क्लास, दूसरा क्लास, तीसरा क्लास, चौथा क्लास। जैसे आपने कहा ना कि पेरेंट्स संभाल ही नहीं पाते बच्चों को, तो क्या करते हैं फिर? बिजी रखना शुरू कर देते हैं ताकि हमें इनको संभालना ना पड़े। और इससे बच्चों में तनाव बढ़ता है, स्ट्रेस बढ़ता है। अगर देखिए बच्चों को बहुत फ्री टाइम चाहिए, बच्चों को बोर होना सीखना है, बच्चों को फ्री प्ले होना चाहिए। आजकल बच्चों को 3 साल की उम्र से स्ट्रक्चर देना शुरू कर दिया, ट्यूशन डालते हैं, फिर ये क्लास वो क्लास। जब आप क्लास में जाते हो तो आपको हमेशा एक स्ट्रक्चर में रहना पड़ता है, तो बच्चों के जो क्रिएटिव ब्रेन है वो डेवलप नहीं हो पाती है। ये देखिए तो मैंने विदेशों बहुत में, देखा है कि आप देखोगे ना 3-4 साल तक जब तक वो स्कूल में नहीं जाते हैं, बच्चे इतने एक्टिव होते हैं, हाँ, इतना बोलते हैं, इतना बातें करते हैं, है ना। और मैं देखता हूँ 1-2 साल स्कूल में गए, उसके बाद देखो ये क्या हो गया इस बच्चे को। तो देखिए विदेशों में जो एडवांस डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे तो बच्चों को फॉर्मल स्कूलिंग 8 साल तक नहीं भेजते हैं। कई कंट्रीज में 6 साल तक, कई कंट्रीज में 8 साल तक स्कूल ही नहीं भेजते हैं। बच्चों को खुले घर में ही खेलने देते हैं, घर के काम में मदद करते हैं ऐसे बच्चे। आजकल के बच्चे पढ़ाई लिखाई 3 साल की उम्र में बड़े अच्छे से टेबल्स बोल लेते हैं, ABCD बोल लेते हैं, स्पेलिंग बोल लेते हैं, पर उनको बोलो कि भाई बर्तन अरेंज करो। बच्चे को 6 साल तक आप लाइफ स्किल सिखाओ, सब्जी काटना सिखाओ, सैंडविच बनाना सिखाओ, झाड़ू मारना सिखाओ, कपड़े फोल्ड करना सिखाओ, खुद का काम खुद करना सिखाओ। ये कितना इंपॉर्टेंट है। आजकल के बच्चे इतने एंटाइटल्ड हो गए क्योंकि माँ बाप क्या कहते हैं, बस पढ़ाई में अच्छा होना चाहिए। नहीं, ये जो हमने बात की ना कि जो पेरेंट्स थे पहले, कि उनके साथ क्या हुआ, जो हमारी जनरेशन है कि माँ बाप ने कोई काम नहीं करने दिया, हाँ, ना कुछ सिखाया काम करना, बट पढ़ाई 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 हाँ, वही करना है। हाँ, मुझे लगता है कि बाकी चीज़ों में तो लोग कह रहे हैं कि नहीं, हमारे जो पेरेंट्स ने किया वो हम नहीं करने देंगे, बट यहाँ पे फिर वही मिस्टेक वही रिपीट mistake कर रहे हैं आज के पेरेंट्स भी कि बिल्कुल। नहीं, हम अपने बच्चों को तो बस पढ़ाई पढ़ाई करवाएंगे। हाँ, नहीं, क्या और जरूरत है कुछ काम करने की? ये उम्र नहीं है तुम्हारी काम करने की। अरे यही उम्र है बच्चे को बचपन से ये चीजें सिखानी। और ये दूसरे देशों में बहुत अच्छी तरह से सिखाते हैं। मैंने देखा है कि ये अच्छी चीज हमें लेनी चाहिए दूसरे वेस्टर्न कंट्री से, कि जहाँ बच्चा 2 साल का भी बच्चा अपनी मम्मी को हेल्प कराता है मटर छिलने में। कोई छोटी छोटी बच्चा कितनी चीजें कर सकता है भाई, वॉशिंग मशीन में कपड़े डाल आपने सकता है, एक्चुअली में निकाल सकता है। ये ईयर वाइज आपने टारगेट्स मैंने दिए हैं। बुक में लिखा है कि हाँ। हर उम्र के बच्चे को आप क्या घर का काम दे सकती हो। गमले में पानी डाल सकता है, झाड़ू मार सकता है, डस्टिंग कर सकता है, खुद के कपड़े खुद रख सकता है, डिनर टेबल खाने के लिए प्लेट रख सकता है। कितनी चीजें मैंने की है। माँ बाप करने नहीं देते। एक सर्वेंट रख लेते हैं जो करता है, बच्चा सीखता ही नहीं। फिर ये बच्चा यही माँ बाप एक्सपेक्ट करते हैं कि सडनली बच्चा 18 साल का हो जाए, मैं उसको अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया भेजूं और बच्चा अपने आप सब करना सीख जाए। कैसे सीखेगा? ये बच्चा ब्रेक डाउन हो जाता है। ये वही है कि 25 साल तक तो किसी से बात नहीं करने देते लड़का लड़की से। हाँ, और फिर कहते हैं कि जाओ अपना देख लो। कैसे होता है? वही तो, छोटी उम्र से। तो पेरेंट्स को मेरे हिसाब से पढ़ाई लिखाई ये सब करने अपनी जगह पे ठीक है, पर ये लाइफ स्किल सिखाना बहुत ज़रूरी है। मैंने देखा है कि आजकल फ्रीडम के नाम पे बच्चे रिश्तेदारों से बात नहीं करते। घर में गेस्ट आए तो बच्चे नमस्ते अंकल कैसे हो ये नहीं कहना सीख रहे हैं, क्योंकि माँ बाप को ऐसा बच्चे को फ्रीडम दे दो ना, बच्चा क्यों, हम लोग बड़े बैठे हैं, बच्चे को क्यों आके बोला, बच्चा का मूड नहीं है, बच्चा अपने रूम में ही बैठा है। नहीं, बच्चे, ये माँ बाप की जिम्मेदारी है छोटी उम्र से सिखाना। टीनेज ईयर्स में शुरू करोगे तो नहीं होगा कि भाई बेटा अंकल आंटी आए नमस्ते करो, थोड़ा 5 मिनट बैठो, उनको पूछो कि आप कैसे हो। तो ये लाइफ स्किल है। आजकल के मैं देख रही हूँ बच्चों में है ही नहीं। और पेरेंट्स बड़े खुश हो रहे हैं कि नहीं हम तो बड़े बैठे हैं, बच्चों का क्या, अपने रूम में वो
भाई फ्रीडम एक अपनी जगह पे सही है, बट फ्रीडम डज नॉट मीन कि आप बच्चों को कुछ सिखाओ ही नहीं। तो ये आजकल जो कंप्लेंट है लोगों की कॉरपोरेट वर्ल्ड में बहुत सुनने को मिलता है, और हमने भी एक्सपीरियंस किया है कि जो जो जेंजी क्राउड Gen है, Z, हाँ। जो वो आजकल वर्कफोर्स में जा रहे हैं, हाँ। उनका जो वर्क एथिक है और वो सारी चीज़ें हैं, उससे बहुत लोगों को प्रॉब्लम है। अब कई लोग जो फ्रस्ट्रेटेड हैं उस चीज़ से कि यार हम क्यों काम करें, ये बच्चे अच्छे हैं, ये रेबल कर रहे हैं, बट उनको आप हेल्प नहीं कर रहे हो। आजकल वैसे जॉब नहीं, और उससे ऊपर आप जिस तरीके से आप इनको बिहेव करने दे रहे हो, तो देखिए, उनके लिए ही entitled हानिकारक है वो ये चीज़। एंटाइटल्ड बच्चे हैं हाँ। ये वो बच्चे हैं जिनको माँ बाप ने बोला कि तुमको कुछ करने की जरूरत नहीं, हम बैठे हैं ना बेटा, हम संभाल लेंगे, या तो आपको क्या चाहिए बताओ। मतलब ये बच्चे की सोच ऐसी हो जाती है कि मेरे इर्द गिर्द दुनिया घूमती है, मुझे दूसरों का नहीं सोचना है, दूसरों को मेरा सोचना है। तो ये सब बहुत गलत ट्रेनिंग हो रही है। तो ये क्या कहते हैं, हमारी बाउंड्रीज, हमारा फ्रीडम, दूसरे गए भाड़ में, ऐसे नहीं चलता है। अगर हमें सोसाइटी में रहना है, अगर हमें समाज में रहना है, तो थोड़ा बहुत बच्चों को सिखाना पड़ता है कि भाई दूसरों का भी सोचो। अगर आप वर्क प्लेस में जा रहे हो तो अलग अलग किस्म के लोग आपको मिलेंगे, उनसे काम करना सीखो, पर वो अचानक से 20-22 साल की उम्र में नहीं सीख पाते हैं, बट द उनको प्रॉब्लम छोटे से इज, सिखाना पड़ता है। हाँ एग्जैक्टली, बट द प्रॉब्लम इज कि हम भी क्या कर रहे हैं, उन बच्चों को ब्लेम कर रहे हैं जो कि खुद एक विक्टिम है, हाँ, खुद विक्टिम है, जो बच्चों को अपने आपने पेरेंट्स एक्सपोजर ही नहीं दिया है। के हाँ, एक्सपोजर ही नहीं दिया है बच्चों को, कैसे बच्चे सीखेंगे? अगर पूरा बचपन बच्चे का ट्यूशन और घर के बीच ही निकला है, आप कोई सोशल फंक्शन में नहीं ले जाते हो, कोई गुजर गया है वहाँ पे नहीं ले जाते हो, शादी हो रही है वहाँ नहीं ले जाते हो, ये कह के कि नहीं नहीं बच्चे की क्या ज़रूरत है, बिजी है, बच्चे को आना नहीं है, मूड नहीं है, तो ये बच्चा कहाँ से सीखेगा ये सब चीज़ें? तो अब फिर ये कहाँ से आता है? फिर हम जाते हैं कि डिफरेंट ट्रेट्स जो हैं हम देख रहे हैं आजकल, ये किस टाइप की पेरेंटिंग से आते हैं। तो आपने जो स्टाइल्स बताए हैं कि डिफरेंट स्टाइल्स, तो वहाँ के अलग पेरेंटिंग स्टाइल का हर एक अलग ट्रॉमा है। हाँ जी, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। कि जो चार हैं, एक तो आप वो एक्सप्लेन कर दो कि क्या क्या है और उनकी क्या क्या दिक्कतें भी हैं, और फिर द बेस्ट वे इज व्हाट। हाँ, तो डायना बॉमरिन ने बहुत पहले ये रिसर्च किया था, और उसके बाद बहुत सारा दुनिया में रिसर्च, तो मैं कह रही हूँ वो रिसर्च के ऊपर आधारित है कि 4 किस्म की पेरेंटिंग स्टाइल है, और ये ग्रिड में है, जैसे कितना कंट्रोल आप करते हो और कितना आप वार्मथ दिखाते हो, उसके आधार पे ये 4 स्टाइल्स बनी गई हैं। तो एक सबसे एक्सट्रीम स्टाइल है ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग, मतलब माई वे और हाई वे। जैसे हम कहते हैं कि पूरा 100% कंट्रोल और रिस्पॉन्सिवनेस और वार्मथ 0, मतलब मैं जो कहता हूँ वही होगा, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। मुझे जानना नहीं है कि बच्चे का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं जानना भी नहीं चाहता हूँ बच्चा क्या चाहता है, बस मैं कहता हूँ वो करना है क्योंकि मैं पेरेंट हूँ। और 1 वे कम्युनिकेशन, और बच्चे की सुननी ही नहीं है हमें, कुछ भी नहीं, बस मैं पेरेंट हूँ, मैं कहूँगा वही। और हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग भी यहीं आ जाता है कि पूरा टाइम माँ बाप ही बच्चे को कंट्रोल करते, किसके साथ बात की, कहाँ खेला, खेलने में किसके साथ फ्रेंडशिप की, किसके साथ नहीं की, स्कूल में कैसे किया, होमवर्क किया, प्रोजेक्ट किया कि नहीं, सब, कौन सा कपड़ा पहना, कितना खाया, 2 रोटी खाई, 1 रोटी खाई, 5 रोटी ये खाई। तो 24 घंटे सातों दिन का हाँ, हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग, क्रॉनिक स्ट्रेस हो गया। क्रॉनिक, हाँ, बच्चों को भी और पेरेंट को भी। तो ये ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल हो गया, जो एक एक्सट्रीम है। इसका बिल्कुल विपरीत है परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल, जिसमें पूरे का 0 कंट्रोल और पूरा रिस्पॉन्सिवनेस, मतलब पूरा बच्चे के इर्द गिर्द ही पेरेंट्स घूमते रहते हैं, बच्चे की क्या ज़रूरत है भाई वही देखो, बच्चा ना बोल रहा है तो मत करो, बच्चा बोल रहा है वहाँ हॉलीडे पे जाओ, बच्चा बोल रहा है वो खाना घर पे बनेगा, अगर बच्चा थोड़ा सा भी तकलीफ में तो नहीं 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 हम सब उसका संभाल लेंगे। तो परमिसिव पेरेंट्स वो होते हैं जो बच्चे को पूरी छूट देते हैं कि बेटा तुझे जो करना है कर, कोई कंट्रोल नहीं, डिसिप्लिन नहीं, हम तुम्हारे हिसाब से चलेंगे, घर का बॉस बच्चा। तो ये बच्चे को तो बड़ा अच्छा लगता है, हमें लगता है कि अरे ये तो अच्छी पेरेंटिंग स्टाइल है, बच्चे को पूरा फ्रीडम है, बट इससे भी बच्चा एंटाइटल, जैसे हमने पहले बात की कि बच्चा लाइफ स्किल नहीं सीखता है, बच्चा एंटाइटल बनता है, बच्चा यही सोचता है कि मेरे इर्द गिर्द सब घूमते हैं। तो बच्चा खुद की गलतियों की जिम्मेदारी भी नहीं लेना सीखता, क्योंकि माँ बाप एक तो गलती भी नहीं करने देते, तो गलती बच्चे ने की तो बोल नहीं 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 बच्चे तुम्हारी कोई फॉल्ट नहीं है इसमें, तुमने कुछ गलत नहीं किया, उसी का फॉल्ट है। तो बच्चे बड़े सेल्फ सेंटर्ड बन जाते हैं, बच्चे का इमोशनल रेजिलियंस इसमें नहीं होता है। तीसरा पेरेंटिंग स्टाइल है निग्लेक्टफुल, मतलब माँ बाप कुछ डांटते भी नहीं है, जैसे हम गुजराती में कहते हैं कि मास्टर मारे भी नहीं ने बढ़ावे भी नहीं, मतलब बच्चे माँ बाप मारते भी नहीं है, पढ़ाते भी नहीं, कुछ भी नहीं करते, बिल्कुल छोड़ देते हैं कि बच्चे अपने आप से बड़े हो जाएंगे, क्यों कुत्ते बिल्ली के बच्चे अपने आप बड़े होते हैं तो हमारे भी बच्चे अपने आप हो जाएंगे। तो ये वो माँ बाप है जो बच्चे की भावनात्मक ज़रूरतों को भी नहीं समझते हैं,
सिर्फ उनको बट ये खाना बहुत पीना कम देते लोग हैं। होते होंगे ना इस टाइप के, ज्यादातर तो नहीं, ये दो ये क्यों कैटेगरी। होते हैं, ये वो पेरेंट्स होते हैं जो खुद के बहुत जिनके तनाव है, जैसे एक नैनी रख ली बच्चे को अच्छा, ये एक्चुअली मैंने बहुत बट नैनी तो सक्सेसफुल आजकल पैसे सभी वाले रख रहे हैं। परिवारों में देखा है कि बच्चा बिल्कुल ही निग्लेक्टफुल पेरेंटिंग, मतलब पेरेंट्स खुद अपने बिजनेस में बिजी हैं, मम्मी अपने काम में बिजी हैं, पापा ट्रैवल कर रहे हैं दुनिया भर में, बच्चे अपने आप ही घर में बड़े हो रहे हैं, जो खाना खाया जो पिया अच्छी सबसे फर्स्ट स्कूल में डाल दिया, स्कूल में कुछ कंप्लेन आई तो पैसा वैसा दे के संभाल लिया। तो ये निग्लेक्टफुल पेरेंटिंग इस किस्म की निग्लेक्टफुल होती तो है, मतलब एब्सेंट पेरेंटिंग, एब्सेंट पेरेंटिंग मतलब। और कई बार इसीलिए भी होता है कि पेरेंट्स के खुद के इतने तनाव होते हैं कि बच्चों पे ध्यान ही नहीं दे पाते। वो उनको लग रहा है कि हम अच्छा खाना दे रहे हैं, अच्छी स्कूल में भेज रहे हैं, अच्छे कपड़े दे रहे हैं, जो खिलौने मांगते वो दे रहे हैं, तो बस हो गया मेरा क्या काम। ये ज्यादातर अमीर घरों में होता है या गरीब घरों में? दोनों एक्सट्रीम घरों में होता है, एक्सट्रीम में होता है, एक्सट्रीम में होता है। अमीर Exactly. घरों में इसलिए होता है क्योंकि जैसे मैंने कहा कि पेरेंट्स की खुद की लाइफ बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुकी है, यू नो। जैसे मैंने कहा कि ऐसे हमने बहुत फैमिलीज देखे जहाँ पे फादर होते ही नहीं है घर पे, क्योंकि उनका ग्लोबल बिजनेस है, इतने बिजनेसेस संभालते हैं, माँ बाप के बीच तनाव है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है। और दूसरा जैसे आपने कहा कि गरीब परिवारों में जाकर बेचारे माँ बाप की मजबूरी है कि वो दोनों जन कमाते, और सिंगल पेरेंट है जो बेचारी कमा रही है, उसको कोई घर में आके ताकत ही नहीं है कि बच्चों के साथ बैठ के कुछ करे, तो ये भी निग्लेक्टफुल हो जाता है। तो सबसे बेस्ट पेरेंटिंग है, हम जिसको कहते हैं बैलेंस्ड पेरेंटिंग है, अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग, मतलब इन दोनों का अच्छा मिश्रण, 50% कंट्रोल 50% रिस्पॉन्सिवनेस, जहाँ पेरेंट्स डिसिप्लिन भी करते हैं, बताते हैं कि हमारे घर में ये चलेगा ये नहीं चलेगा, बट ये चीज़ मार पीट के नहीं करते हैं, बच्चों को समझा के करते हैं, बच्चे का भी मंतव्य सुनते हैं। अगर आज समझो मैंने कहा कि मेरे घर में नॉनवेज नहीं बनेगा, तो बच्चा कहेगा क्यों नहीं बनेगा भाई, मुझे तो खाना है। तो मैं समझाने की कोशिश करती हूँ कि देखिए हमारे घर में हम ये फॉलो करते हैं, तो आप यहाँ नहीं खा सकते हो नॉनवेज, हमारे घर में कायदा। तो फर्मनेस होती है, स्ट्रिक्टनेस होती है, बट डरा के धमका के मार पीट के नहीं होती है। बच्चे का भी पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं, नेगोशिएट करते हैं। जैसे हमारे घर में सपोज फ़ोन यूजेज की बात हुई, तो बच्चा कहता है कि मुझे 5 घंटा यूज़ करना है, मैं कहूँगी नहीं 1 घंटा यूज़ करना है। जब अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग में क्या होता है कि नहीं, लेट्स अग्री, तुमको 5 चाहिए, मैं 1 कह रही हूँ, कहीं हम बीच में 2 घंटे पे ट्राई करते हैं, तुम्हारा भी नहीं मेरा भी नहीं। तो इसमें क्या होता है कि बच्चा समझता है कि नहीं रूल मुझे फॉलो करना पड़ेगा, पर मैं खुद अपना मंतव्य कह सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ कि क्यों फॉलो करना पड़ता है। सब हर जगह मेरी नहीं चलेगी। अगर मैंने 10 बात कर ली तो मम्मी 2 सुनेगी या 5 सुनेगी, पर बाकी 5 मुझे भी सुननी पड़ेगी। तो इस किस्म के जो बच्चे बड़े होते हैं उनमें एकेडमिक सक्सेस भी ज़्यादा देखने को मिलती है, उसमें इमोशनल रेजिलियंस देखने को मिलता है, इनके रिश्ते भी बड़े फंक्शनल होते हैं, ये बच्चों में मेंटल हेल्थ इश्यूज कम होते हैं, ये बच्चों में एडिक्शंस भी कम होते हैं। ये पूरा रिसर्च किया गया है, एक्चुअली रिव्यू पेपर्स भी बहुत, इसमें दुनिया भर की रिसर्च सब यही कंसिस्टेंटली ये बताती है कि जो बच्चे ये बैलेंस पेरेंटिंग स्टाइल से बड़े होते हैं उनमें बहुत कम प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। और आपने, क्योंकि सभी जो आपने लोगों से डील किया है वो चारों टाइप के लोग हैं, राइट? जो हाँ, आपके पास क्लाइंट्स आते हैं जो चारों टाइप की पेरेंटिंग के शिकार वो आते होंगे। तो आपने कौन सी पेरेंटिंग स्टाइल में बच्चों को अपने पेरेंट्स के साथ, जो उनके पेरेंट्स हैं उनके साथ बेस्ट रिलेशनशिप कौन से वाले में होती है? यही अथॉरिटेटिव में ही रहती है, बैलेंस्ड वाले में। क्योंकि अथॉरिटेरियन में तो क्या होता है कि बच्चे ज्यादातर पेरेंट्स से नफरत करते हैं, कि बचपन में नफरत करते हैं, बाद में भी करते हैं। बाद में क्या होता है कि थोड़ी समझ आ जाती है तो बोलते नहीं पेरेंट्स ने तो मेरे अच्छे के लिए किया था, मुझे हर रोज बेल्ट मारते थे बट मेरे भलाई के लिए मारते थे, बट अंदर से उनको कोई फीलिंग नहीं होती है। मतलब वो कहते हैं कि ठीक है चलो हो गया, उन्होंने अपना काम किया, मैंने अपना काम किया, या तो बगावत कर लेते हैं। अथॉरिटेरियन पेरेंट्स के जो बच्चे होते हैं वो उनमें ज़्यादा मैंने देखा एडिक्शंस या रिबेलियसनेस। बाप पेरेंट्स से कहा उसे उल्टा ही करो, या माँ बाप बहुत पीटते थे, अभी मैं स्ट्रांग हो गया हूँ, अभी मैं उनको मारता हूँ या मैं उनके साथ वायलेंट होता हूँ। तो या तो बच्चे बगावत करते हैं ऐसे पेरेंट्स के, या तो फिर बिल्कुल ही, कई बार बिल्कुल ही दब जाते हैं, मतलब बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं, सेल्फ वर्थ नहीं, मेरे से कुछ होगा नहीं, मेरे से कुछ होता नहीं है, मैं ही ऐसा हूँ, मैं ही बेकार हूँ, मेरे से कुछ होगा, तो ये आ जाता है। तो और परमिसिव वाले, और ये मैंने पहले की जनरेशन में ज़्यादा देखा है। अच्छा, हाँ। परमिसिव आजकल की जनरेशन में ज्यादा देख रही हूँ, जहां पे पेरेंट्स से सब छूट दे रखी है, तो फिर भी बच्चे में एडिक्ट्स उनको बन रहे अभी हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, बट दे विल रियलाइज आफ्टर सम टाइम। हाँ, नो, सम ऑफ देम ऑलरेडी रियलाइज। जैसे मुझे कहते हैं कि अभी पेरेंट्स ने हमें कभी पूछा ही नहीं, तो फिर एडिक्शंस हो जाते हैं उनको, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, पॉर्न, बिकॉज पेरेंट्स कहते हैं कि दे आर लाइक जो करना है करो, स्ट्रिक्ट नहीं होते। बाद में समझ आता है कि नहीं, थोड़ी बहुत हमें डिसिप्लिन की ज़रूरत थी पर हमें नहीं दी गई,
राइट तो ऐसे भी आते हैं, बट ज़्यादातर आप अगर मुझे पूछोगे ना तो मोस्टली हमारे पास ऑथोरिटेरियन और निग्लेक्टफुल पेरेंट्स के ही केसेस आते हैं, हमारे साथ मेंटल हेल्थ पेशेंट्स बन के आते हैं, उनके माँ बाप या तो बहुत ही कंट्रोलिंग रहे होते हैं या तो बिल्कुल ही निग्लेक्ट करते हैं। जैसे जैसे आपने कहा कि खाने पीने की प्रॉब्लम है, या तो बहुत पैसे वाला है जिन्होंने अपने काम में बिजी हैं तो बच्चों पे ध्यान ही नहीं दिया है, तो वहाँ इमोशनल निग्लेक्ट आ जाती है। अथॉरिटेरियन में इमोशनल अब्यूज़ होती है, फिजिकल अब्यूज़ होती है, क्योंकि अथॉरिटेरियन में पनिशमेंट्स होती हैं, कॉर्पोरल पनिशमेंट्स होती हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट्स होती हैं, या तो फिर उनको वर्बल अब्यूज़ होती है। और निग्लेक्टफुल पेरेंटिंग में कुछ भी नहीं होता है। जो आपने बुक में भी लिखा है कि 2-3 टाइप का स्ट्रेस है, राइट? तो एक पॉजिटिव स्ट्रेस है और एक टॉक्सिक वाला है। तो ये जो दूसरा जो टॉक्सिक है ये इनकी वजह से आता है, जो बाकी चीजें हैं। हाँ, बट हाँ। जो पॉजिटिव स्ट्रेस है वो जरूरी भी है जीवन जरूरी है, बिल्कुल स्ट्रेस जरूरी है, बिना स्ट्रेस के तो बच्चा कुछ सीखेगा ही नहीं। तो ये ऑथोरिटेटिव पेरेंटिंग में ही पॉसिबल है। यही पॉसिबल है कि जब बच्चे को आप तनाव दो, क्योंकि आपको अगर डिसिप्लिन करना है, बच्चे को कायदे सिखाने हैं, तो स्ट्रेस तो होगा ही, क्योंकि बच्चे को तो सब फ्रीडम चाहिए। बच्चा तो बोलेगा मुझे 10 चॉकलेट खानी है। व्हाट डज अ पॉजिटिव स्ट्रेस लुक लाइक? मतलब सबको लगता है ना स्ट्रेस तो नेगेटिव चीज है। नहीं, पॉजिटिव स्ट्रेस वो स्ट्रेस है जो टेम्पररी है, छोटे समय के लिए है, बट वो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर ले जाता है, जो आपको नई चीज़ सिखाता है। जैसे बच्चे को साइकिल सिखाई तो बच्चा गिरेगा, उसको लगेगा, डर भी लगेगा, पर वो टेम्पररी लगेगा। पर अगर वो नहीं लगा तो सीखेगा भी नहीं, तो ये पॉजिटिव स्ट्रेस हुई। बच्चों को जब आप पढ़ाते हो, कुछ नई चीज़ सिखाते हो, बच्चे को घर में ही डिसिप्लिन कर दो, नहीं बेटा आपको अपनी प्लेट खुद रखनी है, या आज घर में कोई आया नहीं है बर्तन साफ करने, तो आप और आपकी बहन दोनों मिलके बर्तन करने हैं आज। तो ये पॉजिटिव स्ट्रेस हुआ, टेम्पररी हुआ, राइट। तो ये स्ट्रेस अच्छा है, क्योंकि बच्चा अपने कंफर्ट जोन से निकलता है, बच्चा नई चीज सीखता है, और बच्चे का वो रबर बैंड जैसा नर्वस सिस्टम हो जाता है कि स्ट्रेस में खींचता है पर दोबारा रिलैक्स भी हो जाता है। टॉक्सिक स्ट्रेस वो जो होता है जो रबर बैंड खींचे जा रहा है, खींचे जा रहा है, खींचे जा रहा है और फिर टूट जाता है, या तो रबर बैंड बिल्कुल ही नहीं खींचता है तो हार्ड बन के टूट जाता है। एक्चुअली पॉजिटिव स्ट्रेस नहीं दो तो लाइफ में फेलियर के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि आप कुछ भी आपको नया सीखने से इतना स्ट्रेस आ जाएगा, कुछ सीखोगे कि आप सीखोगे ही नहीं, हाँ। या बीच में छोड़ दो। उसमें डिप्रेशन भी आ जाता है। लोगों को डिप्रेशन तभी आता है जब वो कुछ कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं आ पाते, वहीं पे कहीं बैठे रहते हैं, उनको कुछ करने का मोटिवेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनको डर ही लगता है हर चीज़ में, तो हिम्मत नहीं होती, आत्मविश्वास नहीं बढ़ता है इससे। पॉजिटिव स्ट्रेस बिल्ड्स कॉन्फिडेंस कि नहीं, आज मैं अगर 10 बार भी गिर के साइकिल सीखा हूं तो कल मैं स्विमिंग भी सीख लूंगा, कल मैं नए देश में जाके भी वहां सरवाइव हो जाऊंगा। ये भी तो स्ट्रेस है ना। मुझे पता है, मैं जब जापान गई थी पहली बार, बाप रे, भाषा ही समझना है, क्या बोल रहे हैं लोग समझना है, तो स्ट्रेस था, पर वो एक पॉजिटिव स्ट्रेस था, क्योंकि उससे फिर हम एडजस्ट हो पाए, फिर हम सीखे, भाषा सीखी, तो दैट वाज हेल्पफुल। तो ये तो ज़रूरी है, वरना आप अपने कंफर्ट जोन से निकलोगे। और ये भी तो देखिए ना, जैसे जो पॉजिटिव स्ट्रेस है, जितनी बार वो आएगा उतना ही आपका कॉन्फिडेंस भी तो बढ़ेगा ना। हाँ, तो पेरेंट्स को समझना है कि पॉजिटिव स्ट्रेस देना जरूरी है, क्योंकि जैसे मैंने कहा, परमिसिव पेरेंट्स कौन होते हैं? जो बिल्कुल स्ट्रेस नहीं देते बच्चों को। बेटा होमवर्क तुमने नहीं किया, चलो मैं बैठ के करवा देती हूँ। भाई बच्चों को एक बार डांट सुनने दो टीचर की। अगर एक बार बिना होमवर्क करे गया तो जाने दो। मैं तो कहती हूँ बच्चों को एक बार फेल भी होने दो। आजकल पेरेंट्स बच्चों को फेल ही नहीं होने देते। नहीं, मेरा बच्चा फेल नहीं होना चाहिए बाबा, क्या हो जाएगा उसको? अरे फेल से ही तो सीखेगा। तो पेरेंट्स को इतना फियर है कि वो बच्चों को हाथ में रखते हैं। अगर बच्चे से 2 कदम आगे चलते हैं वो प्रीएम्प्ट करते हैं कि नहीं, मुझे पता है कि मेरा बच्चा ना इस दिशा में जाएगा तो गिरेगा, तो मैं उसको जाने ही नहीं दूंगा। तो बच्चे सीखते ही नहीं है, क्योंकि बच्चे गिरते ही नहीं है, और अगर गिरेंगे नहीं तो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स नहीं आती है उनमें। तो और दूसरा नज़रिया मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि अभी भी बहुत पेरेंट्स ये सोचते हैं कि बाहर तो दुनिया इसको पीटेगी तो मैं भी पीटूँ, दुनिया तो इसको तकलीफ देगी तो मैं भी तकलीफ दूँ। तो ये भी बहुत गलत नज़रिया है। आप समझो, पेरेंट्स क्या कह के बच्चों को मारते पीटते पता है? आज हमारे हाथ की थप्पड़ नहीं खाई तो कल दुनिया की थप्पड़ कैसे खाएगा? आज हमारी लात नहीं खाई तो दुनिया तो उसको बहुत लात मारने वाली है, तो वहां पे कैसे बच्चा टिकेगा? तो इनको ये समझा, तो आप लात मार मार के तोड़ोगे तो बच्चा नहीं सर्वाइव होगा। तो यहाँ पे मैं इसलिए जुड़ रही हूँ कि पॉजिटिव स्ट्रेस इज नॉट कि बच्चों को आप ठोको मारो, उसको तोड़ दो। पॉजिटिव स्ट्रेस इज वो रबर बैंड की तरह कि आप उसको उतना ही खींचो कि रबर बैंड की इलास्टिसिटी बनी रहे, इतना नहीं खींचो कि रबर बैंड टूट जाए। अजीब सी बात है, जैसे आपने भी कहा, लोग आज भी मैं कमेंट्स में देखता हूँ, कोई बच्चा टेंट्रम थ्रो कर रहा है,
तो कमेंट्स कर देते हैं जो लोग ना इंस्टाग्राम ट्विटर वगैरह पे, तो लोग लिखते हैं कि इसको दो दो वो बेल्ट वाली, और दो बेल्ट ट्रीटमेंट दे दो, जिफ दिखाते हैं कि बेल्ट वाली, कि ये बच्चों को मारते नहीं आजकल, माँ बाप हमारे टाइम पे मारते थे, देखो सही टाइम सही लाइन में रहते थे, आजकल ये ऐसे पैदा होने लग गए हैं। तो देखिए लोग ग्लोरीफाई करते हैं, मेरे भी हर रील्स में जब मैं ऐसी रील्स डालती हूँ तो कमेंट आते ही हैं कि मैम आप तो ये अमेरिकन वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ला रखे हो, जेंटल पेरेंटिंग। मैं जेंटल पेरेंटिंग नहीं कह रही हूँ, पर मैं फर्म पेरेंटिंग की बात करती हूँ। और बेल्ट ट्रीटमेंट वाले लोग जो हंसी मजाक करते हैं ना, उनके परिवार वालों को ही पूछो आप कि इनका जो सो कॉल्ड फंक्शनल है कहाँ पे डिसफंक्शनैलिटी दिख रही है। मेरे पास एक बंदा आया था, मुझे अभी भी याद है बहुत क्लियरली, वो अपनी बेटी को मारता था, तो हमने कहा कि मारना तो बंद ही होना चाहिए। तो बोले किस बेसिस पे आप कह रहे हो, हमको तो हर रोज बेल्ट पड़ती थी, और बेल्ट पड़ी इसलिए आज मैं इतना सक्सेसफुल हूँ, मैं इतनी बड़ी कंपनी चला रहा हूँ, मेरे नीचे इतने लोग काम करते हैं, मेरे इतने करोड़ का टर्नओवर है, वो सारा क्योंकि मुझे बेल्ट पड़ी और मैं इतना सक्सेसफुल बना। फिर जब वो बाहर गए तो मैंने पूछा बीवी बच्चों को, तब उन्होंने बताया कि नहीं पापा तो हर रोज स्मोक करते हैं, कभी कभी हफ्ते में 2 बार मम्मी को थप्पड़ भी लगा देते हैं। तो ये सक्सेस आप कौन से मेजरमेंट से आप सक्सेस देखते हो? बच्चे पापा से डरते हैं या नफरत करते हैं? उनको एक रूम में पापा के साथ खड़े नहीं रहना है। तो कौन से एंगल से आप सक्सेसफुल हुए? अगर आप 2000 करोड़ की कंपनी चला रहे हो, सक्सेस उस हिसाब से है तो ठीक है, आप सक्सेसफुल हो। तो ये तो पूरी जनरेशन है जो मतलब एक रूम में भी नहीं आ सकती जहाँ पे पापा है, या तो क्या फायदा हुआ बेल्ट का? मतलब ये बेल्ट वर्क किया कि नहीं, वो तो हर एक बंदे को खुद डिसाइड करना है। फिर भी लोग फिर भी ये कहते ही हैं कि मैडम कुछ भी बोलो, मैं आज सक्सेसफुल हूँ, इन बच्चों की हम सारी ख्वाहिशें पूरी कर सकते हैं क्योंकि मैं इतना सक्सेसफुल हूँ, इतना पैसा कमा रहा हूँ, और क्यों इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे पापा ने बेल्ट से मारा। तो मुझे उनको कई बार कहना पड़ता है अगर नहीं मारा होता तो भी अगर आप सक्सेसफुल होने थे तो होते ही। ऐसा कुछ नहीं है कि बेल्ट की वजह से हुआ है। ऊपर से बेल्ट की वजह से आप में जो हार्डनेस आई है उससे आप बच्चों के साथ कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हो। अच्छा, अब हम आते हैं कि भाई क्या करना चाहिए। हमने बहुत नहीं करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या जो हम करते थे या जो सहा लोगों ने, वो तो हमने बात कर लिया। तो अभी क्या है कि करेक्शन एक्नॉलेजमेंट से ही शुरू होता है। जब आप ये एक्नॉलेज करते हो कि ये सारी चीज़ें हुई हैं, तभी तो आप कहोगे कि हाँ दिस इज़ द प्रॉब्लम, नाउ व्हाट शुड वी डू अबाउट इट। तो आज के जो नए पेरेंट्स हैं, जो जिनके बच्चे मान लो 6 साल से कम है या टीनेज में हैं, जो अभी भी आप कहते हो कि हो सकता है चीज़ें चेंज कभी भी हो सकती 100% हो सकती है, बट इट बिकम्स डिफिकल्ट विद एज, राइट। सो जितना जल्दी हो जाए चांसेस ऑफ रिकवरी बहुत ज़्यादा हैं। तो क्या क्या जो गाइडलाइंस हैं जो आपने बुक में लिखी हैं, सारी बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, बट जो मुख्य हैं चीज़ें, शुरुआत से कैसे बच्चों को डील करना चाहिए, कैसे उनके टेंट्रम्स हो तो उनसे कैसे डील करना चाहिए, जब फेलियर हो जाए तो आपका क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए, है ना। तो ये डिफरेंट आपके क्या रिस्पॉन्स होंगे वो उनकी ट्रेजेक्ट्री डिसाइड करेगा, वो कितना स्ट्रेस लेंगे, आपका जो रिएक्शन है वो डिसाइड करता है। तो कैसे रिएक्ट करना चाहिए डिफरेंट इंस्टेंसेस में, अगर आप एग्जांपल्स के साथ बता सके तो आई थिंक बहुत लोग रिलेट कर पाएंगे। पहले तो मैं कहूँगी कि बुक तो ज़रूर पढ़ना, पर ये बुक की कोई भी गाइडलाइन आप नहीं फॉलो कर पाओगे अगर आप खुद को नहीं संभाल पा रहे। That's what. तो चैप्टर 8 जो बुक का है, सबसे लास्ट चैप्टर है, वो मेरे हिसाब से पहले इम्प्लीमेंट करना है। क्योंकि जब आप सेल्फ रेगुलेटेड हो, समझो आप अगर हर छोटी सी चीज़ पे आप ट्रिगर हो जाते हो, जैसे हमने ब्रेन सेंटर की बात की, अगर आपने अगर ट्रॉमा हुआ है आपके साथ तो आप इम्पल्सिव हो, आप वोलेटाइल हो, आप हर बात पे गुस्सा हो जाते हो। तो आपका कितनी भी बुद्धि से आपने ये पढ़ा है, गाइडलाइन पढ़ी है, आपने पॉडकास्ट सुने हैं 10 मेरे, और आपको पता है कि बच्चा टैंट्रम थ्रो करना है तो मुझे सांस लेनी है, पर वो तब सब हाईजैक हो जाएगा आपके ट्रिगर से, और आप अपने ट्रिगर रिस्पॉन्स से ऑपरेट करोगे। फिर क्यों होता है ये भी जरूरी है बताना लोगों को, क्योंकि आपने पूरे एग्जाम्पल्स ऐसे दिए हैं अपने क्लाइंट्स के, जो लोग आते हैं कि वो कहते हैं कि यार मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, मैं बहुत रैशनल हूँ, लेकिन जब मैं वो सिचुएशन आती है तो मतलब मैं भी बह जाता हूँ। बॉडी मेमोरी है वो, तो वो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट जो ब्रेन की आपने बात की है वो थोड़ा समझाइए लोगों को, तभी वो समझेंगे और शायद जो अपने ऊपर काम करेंगे। हाँ, तो फिर हम ये गाइडलाइन पे मुझे याद कराना कि वापस आएंगे। बिल्कुल। तो देखिए, जब जो भी हमारे अनुभव होते हैं वो हमारे बॉडी में 24 घंटा रिकॉर्ड होते हैं और वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर हो जाते हैं। अभी लॉन्ग टर्म मेमोरी 2 किस्म की होती है, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट मेमोरी मतलब क्या, जैसे मैंने सपोज अभी आपको पूछती हूँ कि भाई आपने साइकिल चलाना कब सीखा था,
सीखा था? हाँ हाँ, ऑफ कोर्स। क्या उम्र में सीखा था? 7-8। 7-8। और किसने सिखाया था? पापा ने। पापा ने। और कहाँ सीखे थे आप? गांव में। गांव में। साइकिल याद है कैसी थी? हाँ मतलब नई सी थी, नई लेके आए थे। नहीं but- लेके आए थे? हाँ, अच्छा। तो उसको कलर वलर याद है? नहीं कलर हाँ, पर नई साइकिल थी गांव में, आपको मतलब याद है कहाँ कलर सीखी? क्या, वो काली वाली होती थी उस टाइम पे। हाँ, जेंट्स वाली कि लेडीज हाँ वाली? ऑफ कोर्स जेंट्स वाली। जेंट्स वाली। तो ये हुई एक्सप्लिसिट मेमोरी। हु, व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ। कहानी, साइकिल सीखने की कहानी जो आपके मन में स्टोर्ड है कि पापा ने सिखाई थी, ये तो ये एक्सप्लिसिट मेमोरी हुई, जिसको हम बोलते हैं कि ऑटोबायोग्राफिकल। आपने जो साइकिल के अनुभव के बारे में समझा और आपने कॉन्शियसली सोचा, तो पुरानी बात रिट्रीव की 7-8 साल की उम्र की, ये एक्सप्लिसिट मेमोरी हो गई। इम्प्लिसिट मेमोरी क्या होती है कि मैं अभी आपको एक साइकिल पकड़ा दूं और आप चलाना शुरू कर दो बिना कुछ बोले। मुझे तो कई साल हो गए चलाई भी नहीं पर है। 100% मैं बोलती हूँ, आपने अगर साइकिल पकड़ ली चला तो दो। चला लोगे, क्योंकि वो मेमोरी यहां से नहीं आ रही है, वो मसल मेमोरी है। आपके बॉडी ने साइकिल चलाई है इतनी बार, समझो गाड़ी की बात कर लो, तो आप चला लोगे ना। आप समझाते हो कि नहीं नहीं, मैंने तो साइकिल 8 साल में सीखी थी, ये साइकिल थी, अभी मुझे ये पेडल पे पैर रखना है, ये करना है। नहीं, क्या होता है, ऑटोमेटिकली 1 सेकंड में आपका बॉडी वो मेमोरी रिट्रीव कर लेता है, और बिना कुछ वर्बली भी, कॉन्शियसली भी बिना कुछ के, ऑटोमेटिकली अनकॉन्शियसली आपका बॉडी साइकिल चलाना शुरू कर लेता है। स्विमिंग आपने सीख ली, बीच में 20 साल नहीं किया, बट अब आप पानी में डूब रहे हो तो आपके हाथ पैर अपने आप से, तब आप थ्योरी नहीं समझोगे, तब आप याद नहीं करोगे कब सीखी थी। तो ये हुई इम्प्लिसिट मेमोरी, मतलब बॉडी मेमोरी। अभी ट्रॉमा की बॉडी मेमोरी कैसी होती है कि जब समझो आपको हर बार सब घर में जोर जोर से बोलते हैं, चिल्लाते हैं, तो आपके अंदर भी एक जोर से बोलने की आदत पड़ गई है। अभी आपने बहुत सारी पेरेंटिंग की बुक पढ़ी, आपको बच्चा चिल्ला रहा है, हमें शांति से बोलना चाहिए, पर जब बच्चा चिल्लाता है तो वो बॉडी मेमोरी होती है, वो साइकिल चलाने जैसी, कि ऑटोमेटिकली क्या होता है, आप चिल्लाना शुरू कर देते हो। फियर फोबियाज ऐसे ही होते हैं ना, लोगों को पता है। अभी एक हमारे पास क्लाइंट आई थी, उसको क्या है, चूहे का डर, इतना फोबिया कि वो कंप्यूटर का माउस नहीं यूज कर सकती थी। क्यों? क्योंकि बचपन में, और उसको बैंगन की एलर्जी, बैंगन नहीं खा सकती क्योंकि बैंगन चूहे जैसा लगता है, राइट? तो बैंगन नहीं खा सकती है, चूहा नहीं दे सकती है, माउस नहीं यूज कर सकती है। और तब उसकी बचपन की मेमोरी थी कि मम्मी ने उसको एक बार इतना मार के बैंगन खिलाया था, उसको बैंगन नहीं अच्छा लगता था, बैंगन खिलाया था, तो बैंगन गॉट एसोसिएटेड विथ फियर, राइट? एक ऐसी दूसरी क्लाइंट थी, अभी कल ही मेरी बात हुई थी, मेरी फ्रेंड, उसको जिंदगी भर वो भिंडी नहीं खा सकती है। क्यों? क्योंकि एक बार छोटी थी तो नानी ने भिंडी दी, तो वो बहुत छोटी थी, तो उसने क्या किया था कि भिंडी नहीं खानी थी, तो नानी जैसे ही बाहर गई ना, उसने भिंडी थाली के साथ नहीं खाई हुई भिंडी चौक में रख दी जहाँ पे बर्तन मांजते हैं। नानी को पता चला कि तो भिंडी के साथ इसने प्लेट रख दी, तो नानी ने उससे वो गंदी प्लेट उठवाई और वही प्लेट में से वही सब वाली भिंडी खिलाई। उस दिन से आज तक वो 45 साल की हुई, वो भिंडी नहीं खा सकती है, क्योंकि बॉडी में उसकी इम्प्लिसिट मेमोरी हो गई कि भिंडी मतलब ट्रॉमा, भिंडी मतलब गंदा, छी। ऐसे मेरे पास हजारों केस है। एक बंदी को ये था कि पब्लिक टॉयलेट में नहीं जा सकती है। अभी चलो ठीक है, पब्लिक टॉयलेट का डर शुरू में तो बहुत ही नहीं जा सकते, बहुत लोग नहीं जा सकते, पर इसको इतना प्रॉब्लम हो रहा था पब्लिक टॉयलेट और बारिश दोनों से। बारिश भी, बोले बारिश होती है ना तो मुझे एंजाइटी हो जाती है, मैं खिड़कियां बंद कर लेती हूँ, मुझे इतना भी बारिश का पानी मेरे पे होना नहीं चाहिए। और पब्लिक टॉयलेट में नहीं जा सकते तो चलो ठीक है, बट फिर ये होने लगा कि उसकी अगर मीटिंग हो गई, वो कॉर्पोरेट जॉब करती थी, अगर मीटिंग उसकी 5-6 घंटा दूर हुई तो बाई रोड भी नहीं जा पाएगी। बोले कि नहीं, अगर मुझे पब्लिक टॉयलेट यूज़ करना पड़ा तो, अगर कोई पार्टी में भी जाएगी और उसको लगेगा कि होटल का टॉयलेट यूज़ करना पड़ा तो पार्टी नहीं में जाएगी। 2 घंटे की अंदर की चीज़ें वो करेगी, 2-3 घंटे से ज़्यादा वाला कोई भी इवेंट में नहीं जा पाती थी। तब वो हमारे पास आई कि ये तो यार लाइफ का, ये तो मेरा तो हैंडीकैप हो रहा है। तब पता चला उसको याद ही नहीं था, तो एक्सप्लिसिट मेमोरी नहीं थी कि क्या हुआ था, ये क्यों हो रहा है। पर जब हमने उस पर थेरेपी शुरू की तो बॉडी मेमोरी बाहर आई कि जब वो स्कूल में थी और वो पिकनिक पे गई थी, तो उसका जो इंस्ट्रक्टर था उसने उसका पब्लिक टॉयलेट में सेक्सुअल अब्यूज किया था, और तब बारिश हो रही थी। शिट। तो बारिश और पब्लिक टॉयलेट दोनों की जो मेमोरी है वो एक जुड़ गई, और बॉडी के लिए वो डेंजर बन गया। बारिश तो मतलब लोग रियलाइज ही नहीं कर रहे हैं कि किसकी वजह से कहाँ पे क्या ट्रिगर है। एग्जैक्टली। अब लॉजिकली उसको पूछा कि बारिश में कुछ हुआ था, नहीं, पब्लिक टॉयलेट में ही, मुझे कुछ याद ही नहीं है। और कई बार क्या होता है, ट्रॉमा मेमोरीज बॉडी दबा देती है, क्योंकि बॉडी को याद करने में बहुत तकलीफ होती है। तो बॉडी इतनी इंटेलिजेंट है कि आपकी सर्वाइवल के लिए वो ये एक्सप्लिसिट मेमोरी को दबा देगी, जो कहानी
जो वो स्टोरी की नैरेटिव है वो आपको नहीं याद रहेगी, पर बॉडी में तो मसल मेमोरी है। सो ये आइडेंटिफाई करने के लिए आपको अपने ऊपर काम हाँ, करना तो ही अभी पड़ेगा। हम आए चाइल्डहुड ट्रॉमा पे, तो जब हमारे साथ चाइल्डहुड ट्रॉमा होता है, जब हम मार खाते हैं, जब हम देखते हैं मम्मी पापा लड़ाई कर रहे हैं, सर से खून निकल रहा है, या मम्मी चीख रही है रूम में, पापा पीट रहे हैं, तो ये हमारी इम्प्लिसिट मेमोरी बन जाती है। और जब हम बड़े होते हैं तो वो हमको ट्रिगर करती है। अभी समझो हमारा बच्चा उसी टोन में चिल्लाया तो अचानक से हम एकदम एक्सट्रीम रिएक्शन आ जाता है हमारा, हमें लगता है क्यों, ये कहाँ से आया। फिर 10 मिनट में ही हमको गिल्टी फीलिंग होने लगता है। ये क्लाइंट्स फिर बोलते हैं कि मैम हम फिर 10 घंटा रोए, इतना मुझे बुरा लगा, मुझे ऐसे नहीं रिएक्ट करना चाहिए था, पर पता नहीं उस समय मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा था, मेरा हाथ ही उठ गया, मैंने इतनी ज़्यादा पिटाई कर ली बेटे की, मैंने आपकी बुक भी पढ़ी है पर पता नहीं मैं कंट्रोल ही नहीं कर पा रही हूँ। क्यों? क्योंकि ये बॉडी मेमोरी है, ये लॉजिकल माइंड का काम ही नहीं है। तो बेसिकली मतलब ऐसे लोग हैं जो अपने पेरेंट्स की ही पेरेंटिंग स्टाइल जिससे वो खुद ग्रसित थे, हाँ, उसी को इमिटेट कर रहे हैं। हाँ, बोले मैं मुंह से गाली निकल ही आती है, कितना मुझे पता है, मैं इतना सोफिस्टिकेटेड आदमी हूँ, मैं कभी कुछ में इंग्लिश इतना अच्छा बोलता हूँ, बाहर पढ़ा लिखा हूँ, पर जब मैं ट्रिगर होता हूँ तो मुंह से गालियां ही गालियां निकल आ रही है। मेरे बच्चे इतने परेशान है कि पापा पे क्या करते हो, पर मैं कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरा लॉजिकल फैकल्टी हाईजैक हो जाता है वो ट्रिगर से, क्योंकि ये ट्रिगर की मेमोरी ज्यादा पावरफुल है। एंड देन इट गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन जनरेशंस तक। yes. तो ये इम्प्लिसिट मेमोरी जो है ये 2 चीज़ों से निकल सकती है। एक तो जब आप खुद सेल्फ रेगुलेट करो अपने आप को, अपने बॉडी को ट्रेन करो कि वो इंस्टेंटली रिएक्शन ना दे। वो ट्रेनिंग एक दिन से नहीं होती है, वो सालों लग जाते हैं। वो ब्रीदिंग, एब्डोमिनल ब्रीदिंग करके नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करना सीखो, तब आप पॉज लोगे, सोचोगे कि मुझे क्या रिएक्शन देना है। तो नर्वस सिस्टम रेगुलेशन पहली चीज़ है जो मैंने चैप्टर 8 में सारी टेक्निक्स बताई हैं जिससे नर्वस सिस्टम रेगुलेट हो सकती है। पर बहुत सीवियर ट्रॉमा केसेस में थेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो खुद पे ऊपर खुद की सर्जरी तो नहीं हो सकती ना। आप खुद दवाई खा सकते हो, खुद शायद इंजेक्शन दे सकते हो, बट सर्जरी नहीं कर सकते खुद पे। तो सर्जरी लेवल का काम थेरेपिस्ट ही कर सकता है, पर ज़रूर सेल्फ रेगुलेशन टेक्निक से बहुत से पेरेंट्स ने फ़ायदा लिया है। कितने पेरेंट्स मेरे पास आते जो कहते हैं मैम हमने 1 महीने से सिर्फ हमिंग शुरू किया है, सिर्फ हम भ्रामरी कर रहे हैं, हमिंग कर रहे हैं, ब्रीदिंग कर रहे हैं, और हमारा बच्चों को मारना कम हो गया है, हमारा बच्चे का चिल्लाना कम हो गया है, बच्चे के साथ मेरा रिश्ता बदल रहा है, क्योंकि अब मैं इंस्टेंटली रिएक्ट नहीं करती हूँ, मैं 2 सेकंड सोचती हूँ कि मैंने क्या पढ़ा था, मुझे क्या करना चाहिए। अच्छा, मैं ये भी पूछना चाहता था मैम कि बहुत सारे लोग, जैसे सभी की कंप्लेंट्स रहती हैं कि पेरेंट्स के साथ बहुत सारे पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस भी रहते हैं अगर रैशनली सोचा जाए तो, बट वो याद क्यों नहीं रहते? ज़्यादातर जो नेगेटिव चीज़ें हैं वो ट्रॉमा बन जाता है, बट जो पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस हैं वो इतना नहीं रहता जितना नेगेटिव रहता है। ऐसा क्यों? देखिए, क्योंकि नेचर ने हमें इस तरह से बनाया है कि सर्वाइवल के लिए हमें डेंजर को ज़्यादा समझना है और ज़्यादा स्टोर करके रखना है। आज मैं अगर आग से मैं एक बार जली हूँ तो वो आग से जलने वाली मेमोरी अगर मेरे में नहीं रही स्ट्रांगली तो मैं दोबारा जल जाऊँगी। तो एज अ स्पीशीज़ हमारे सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो चीज़ हमको डेंजरस लगी हो वो हम बहुत ज़्यादा याद रखते हैं, तो जो अच्छी लगी है वो याद रखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सर्वाइवल के लिए दैट इज़ नॉट क्रिटिकल। ओके, सो इसीलिए ज़्यादातर जो नेगेटिव न्यूज़ हैं वो ज़्यादा ट्रेंड करती है। यस, हाँ, क्योंकि एज अ स्पीशीज़ इट इज़ लाइक दैट। हमें सर्वाइवल के लिए वो ज़रूर याद रखना है, जो चीज़ से हमें खतरा हुआ हो, जो चीज़ से हमारी एग्जिस्टेंस खतरे में आ गई हो, वो तो ज़रूर याद रखेंगे हम। तो इसलिए ये मेमोरी ज़्यादा। पर हाँ, पॉजिटिव मेमोरी से अनकॉन्शियसली बहुत से फ़ायदे होते हैं ना। जैसे अगर बच्चा कहता है कि नहीं मुझे तो बहुत प्यार से बड़ा किया गया है, मम्मी पापा हमेशा मेरी बात सुनते थे, मुझे समझते थे, तो वो बच्चे ज़्यादातर आत्मविश्वास उनका अच्छा रहता है, वो दूसरों की तरफ भी उस तरह से पेश आते हैं, वो अपने बच्चों के लिए भी वैसे बनते हैं। तो पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस इतने हम लोग बार बार इसके बारे में बात नहीं करते। ओनली टॉकिंग अबाउट दोस पीपल हु सफर फ्रॉम दोस नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। उनको हमें याद कराना पड़ता है कि भैया कुछ तो पॉजिटिव हुआ होगा, चलो याद करो। तो वो हम थेरेपी में इसलिए करते हैं ताकि उनको कोई एंकर मिले, उनको ये ना लगे कि हमारी लाइफ में कचरा ही कचरा भरा है। फिर हमें उनको कॉन्शियसली याद कराना पड़ता है कि नहीं आप याद करो कि आपकी कौन सी अच्छी मेमोरी है। हाँ, मैं 5 साल की मेरी हैप्पी बर्थडे थी, सब लोग गा रहे थे, बहुत अच्छा लगा था। तो हमें उनकी बॉडी को याद कराना पड़ता है कि ये फिर मेमोरी याद रखो आप। तो मैम अब वापस आते हैं सॉल्यूशंस पे।
तो आपकी जो गाइडलाइंस हैं हाँ, फाइनली हम तो उस पे बात पहली करें। गाइडलाइन ये है कि कनेक्ट वर्सेस करेक्ट। मतलब मैं हमेशा कहती हूँ माँ बाप को कि बच्चों के साथ अपना कनेक्शन बनाए रखो। कनेक्शन तभी बनाए रखेंगे जब आप बार बार उनको करेक्ट नहीं करोगे। पेरेंट्स आजकल ये लगे रहते हैं बस हम पेरेंट बन गए, अपना काम इतना सीरियसली ले लेते हैं कि बच्चे को पूरा टाइम सुधारते रहते हैं, हर चीज़ में सुधारना। कैसे खाता है, कैसे पीता है, कैसे बोलता है, क्या खाता है, किसके साथ खेलता है, कैसे लिख रहा है, कैसे पढ़ रहा है। तो पेरेंट्स को हमेशा कहते हो 80-20 रूल फॉलो करो भैया। अगर आप 100 दिन में अगर आप 100% उनके साथ टाइम बिता रहे हो तो 20% ही करेक्ट करो, 80% टाइम आप उनके साथ कनेक्शन बनाए रखो। साथ में मज़े लो, साथ में चीज़ें करो, साथ में काम करो, साथ में एस्टैब्लिश कनेक्शन। भावनाओं के बारे में बात करो, खुद की भावनाएं शेयर करो, खुद घर के काम साथ मिलके करो, साथ में म्यूज़िक सुनो। तो कनेक्शन बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। तो अब ये जो पेरेंट्स हैं जो ओवर करेक्ट करते रहते हैं, नैगिंग करते रहते हैं, बहुत गलत ये है, कहेंगे कनेक्शन कि टूट जाता है ये बच्चों कहेंगे के कि साथ। बच्चा अगर ये कर रहा है तो हम कैसे डील करें। हाँ, तो यही चूज योर बैटल्स। आप सोचो कि बच्चा जो 10 गलत चीजें कर रहा है उसमें से कौन सी 2 चीजें जो बहुत ही ज्यादा आपके लिए मतलब नो ही है, ये तो नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर फोकस करो, बाकी 8 मत करो। क्योंकि अगर आप 10 चीज हर बार करो तो बच्चा कुछ भी नहीं सुनेगा। बच्चे एक्चुअली बहुत स्मार्ट है, वो सिलेक्टिवली डेफ हो जाते हैं। मेरे बच्चे ने मुझे एक बार बोला था, मॉम नाउ आई एम स्विचिंग ऑफ, आई एम बिकमिंग सिलेक्टिवली डेफ। उसने मेरे को बता दिया था। तब मुझे समझ में आया कि हाँ यार, ये तो डेफ मतलब वो आपको लग रहा है सुन रहा है, कुछ नहीं सुन रहे होते हो। तो तभी देन आई रियलाइज कि नहीं, इनको ऐसी 2 ही चीज़ें कहो। और बच्चे बड़े स्मार्ट होते हैं, उनको पता है कि ये 2 चीज़ अगर मैं संभालूँ ना तो बाकी 8 मम्मी जाने देंगे या पापा जाने देंगे। तो वो 2 चीज़ करते हैं। एक बार वो 2 चीज़ करना शुरू कर दे, फिर दूसरी 2 चीज़ पकड़ो। एक साथ पूरा टाइम करेक्ट करोगे तो कुछ भी नहीं होगा। या तो बच्चा बगावत करेगा, या तो बच्चा बिल्कुल ही मतलब इग्नोर ही करना शुरू कर देगा, छोड़ो यार इनकी तो आदत पड़ गई है। और कनेक्शन जब टूटता है ना तो टीनेज ईयर्स में बहुत मुश्किल पड़ता है। क्योंकि जब टीनेज ईयर्स में वैसे भी जब बच्चे खुद इंडिपेंडेंट बनते हैं, खुद अपने एक एडल्ट बनने की कोशिश करते हैं, तब तो फिर बिल्कुल ही माँ बाप परेशान हो जाते हैं। क्योंकि कनेक्शन ही नहीं है। तो अब तो बच्चा शेयर भी नहीं करता है कुछ, बच्चा ऊपर से सामने जवाब देता है, बच्चा अकेला रूम में पड़ा रहता है, बच्चा माँ बाप जैसे उनके दुश्मन है वैसे बिहेव करने लगता है। क्योंकि शुरू में कनेक्शन नहीं बनाए रखा है। अगर शुरू में कनेक्शन बनाए रखा है तो टीनेज ईयर्स में तकलीफ तो होती है, बट कम तकलीफ होती है। तो पहले कनेक्शन है। दूसरा कि पेरेंट्स को खुद जब बच्चा ट्रिगर हुआ हो, जब खुद बच्चा परेशान हो, डिसरेगुलेटेड हो, तो उनको खुद रेगुलेटेड होना चाहिए। अगर खुद भी वो फिर ट्रिगर हो जाते, एक ट्रिगर्ड बच्चा लोअर ब्रेन से काम कर रहा है, आप भी लोअर ब्रेन से रिएक्ट कर रहे हो, तो लड़ाई ही लड़ाई होनी है, ड्रामे ही होने हैं घर में। क्या है ये लोअर ब्रेन अपर लोअर ब्रेन, जैसे मैंने कहा एमिगडाला, इंपल्सिव ब्रेन। जब बच्चा टैंट्रम थ्रो करता है, चीखता है, चिल्लाता है, नहीं खाना है, प्लेट फेंकता है, तो बच्चा कहाँ से ऑपरेट कर रहा है? लोअर ब्रेन से, इंपल्सिव ब्रेन से। क्योंकि उसका भी डेवलप नहीं हुआ है। हाँ, वो ज्यादा डेवलप हुआ है स्ट्रेस की वजह से, और ऊपर वाला ब्रेन जो कंट्रोल वाला नहीं डेवलप। पर आप तो एडल्ट हो, आपको अपना ऊपर वाला इंपल्स कंट्रोल वाला ब्रेन यूज करना है। तो आपको क्या करना है? उसके टैंट्रम में आपने सामने टैंट्रम किया, आपने दूसरी और प्लेट फेंकी उसके सामने, आपने उसको थप्पड़ लगा दिया, मारा, तो आप भी लोअर ब्रेन से काम कर रहे हो। तो बच्चा अपर ब्रेन से ऑपरेट करना सीखता ही नहीं है, क्योंकि उसने देखा ही नहीं है कि मेरे माँ बाप शांति से काम ले रहे हैं। तो जब बच्चा लोअर ब्रेन से काम करे तो आपको अपर ब्रेन से काम करना है। आपको शांति रखनी है, आपको गहरी सांस लेनी है, आपको मसल रिलैक्स रखने हैं, आपको बच्चे को हक करना है, चुप रहना है, या कुछ रिएक्शन ही नहीं देना है, रिएक्शन ही नहीं देना। आपको एक बहुत कॉमन वाला देता हूँ मैं अभी कि 3 साल का बच्चा, 2 साल का बच्चा आजकल वो फोन पे स्क्रॉलिंग करने लग गए हैं। मतलब इतना दुख होता है देख के। देना ही नहीं है उनको। हाँ, क्यों देते हो 3 साल के बट अब वो चलो, अब वो एक साइन है कि पेरेंटिंग गलत दिशा में जा रही है। हाँ, मत दो। हाँ चलो दिया, स्क्रॉल किया, तो अब क्या करें बच्चा, मतलब उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं? तो बच्चा टैंट्रम थ्रो कर रहा है तो करने दो। आपको पता है कि गलत चीज है। जब बच्चा चाकू लेता है, आप क्या करते हो? उसको पकड़ने देते हो? चाकू उसको हर्ट कर रहा है, आप करने देते हो? नहीं, आप क्या करते हो? आप चाकू ले लेते हो। फिर बच्चा जिद करता नहीं मुझे चाकू चाहिए, आप क्या करते हो? नहीं देते हो ना। आप समझाते हो कि देखो बेटा इससे लगेगा, इससे चुभेगा, इससे खून निकलेगा, फिर भी बच्चा नहीं मानता है तो आप क्या करते हो? फिर भी दे देते हो। तो फोन के साथ क्यों ऐसा करते हो? क्योंकि चाकू से भी डेंजरस है। वो तो मेंटली हाईजैक कर रहा है। हाँ, तो क्या करना है आपको? नहीं देना है फोन। अगर 3 साल का बच्चा है तो उसके साथ तो रैशनल लॉजिक की भी जरूरत नहीं है। उसको सिर्फ कहना है कि गलत है फोन, मत लो, बस नहीं लेना। और खुद भी नहीं लेना है। बच्चा ये नहीं समझता है कि पापा के लिए फोन सही है, मेरे लिए क्यों गलत है। बच्चा, पापा मारते हैं पर मैं मारूं तो गलत है, पापा चिल्लाते हैं पर मैं चिल्लाऊं तो गलत है। ये बच्चे नहीं समझते। बच्चे तो यही समझते कि ये जो करते हैं वो सही है, तो मैं भी वही करूंगा।
तो मतलब खुद को बदलना होगा। भाई पहले यही कह रही हूँ, खुद को बदलो। ज्ञान देना सबको आता है, पेरेंट्स को तो बहुत मजा आता है कि मेरा बच्चा सबसे अच्छा हो। अरे भाई पहले खुद अच्छे बनो, तो बच्चे को अच्छा बनाने की जरूरत ही नहीं है। बच्चे रूल समझते हैं। अगर आप ट्रेन करो ना, कुत्ते को भी ट्रेन करो, किया जाता है, तो बच्चों को तो किया ही जा सकता है। चलो आईपैड बहुत अच्छा, आईपैड दो, 15 मिनट दो, 20 मिनट दो, पेरेंटल कंट्रोल रखो कि वो सब चीज़ें ना देख पाए उस पर, और गाइड, और वो फॉलो करो कि देखो बेटा 20 मिनट हो गया है, बस अभी खत्म हो गया आपका टाइम। थोड़ा बड़ा होगा तो बोलेगा 1 घंटा, चलो ठीक है 1 घंटा, पर 1 घंटे के फिर बाद ले लेना है। फिर बच्चा रोल करेगा जमीन पे, चीखेगा। आप एक बार टैंट्रम को आप अगर गिव इन कर दिया तो दोबारा बच्चा डबल टैंट्रम करेगा, क्योंकि उसके दिमाग में प्रोग्राम बन चुका है कि 10 मिनट में पापा मानेंगे नहीं तो 20 मिनट में तो मान ही जाएंगे। ब्लैकमेल का ऑप्शन हो हाँ गया। हाँ। तो टैंट्रम पहले से ही, टैंट्रम को एनकरेज मत करो, पर उसको इग्नोर भी मत करो। बच्चे को ये नहीं कि चल तुझे जो करना है कर, मैं तो जा रहा हूँ, नहीं, रहो वहां पे Deal बच्चे with के साथ, डील विद इट, बट डू नॉट डील a force with the same force. You have to deal with it with a different force. अगर आप शांत रहोगे ना, मैं 100% कहती हूँ, छोटे बच्चे के साथ अगर वो बच्चा बहुत गुस्से में चीख रहा है, चिल्ला रहा, आप सिर्फ गहरी सांसें लोगे 2-4, बच्चे का हाथ पकड़ोगे, सर पे हाथ फेरोगे, तो बच्चा थोड़े ही मिनट में शांत हो जाएगा। उसकी नर्वस सिस्टम ऑटोमेटिकली रेगुलेट हो जाती है, और बच्चा ये भी सीखता है कि नहीं, इस तरह से शांत हो सकते हैं। जब पेरेंट्स ही खुद शांत नहीं रहते तो बच्चा कैसे सीखेगा कि खुद को शांत कैसे रखो। तो पेरेंट्स को शांत रहना है, बच्चा कितना भी चीखे चिल्लाए वहीं पे रहना है, भागना नहीं है, पर वहीं पे रह के शांति से बात करनी है। थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाए तो सिखाना है कि देखो बेटा, अगर तुमने कुछ गलत किया, डिसरिस्पेक्टफुली बात की, तो मैं यहाँ से निकल जाऊँगा, फिर हम वापस बात करेंगे जब आप ठीक से बात करना सीखो मेरे से। तो रिस्पेक्ट, बच्चे के साथ रिस्पेक्ट से बात करो तो आपसे साथ रिस्पेक्ट सीखेगा। बच्चे को आप तू ता ऐसा करके बात करोगे तो बच्चा कहाँ से रिस्पेक्ट सीखेगा। तो ये आपको वहां पे ही इंगेज करके रखना है, ऐसा नहीं कि मैदान छोड़ के नहीं भागना। मैदान छोड़ के नहीं भागना। अगर मैदान छोड़ के जाना ही है तो बता के जाओ कि जिस तरह की आपकी बिहेवियर है ना, अगर आप ये ठीक, जब मेरे से ठीक से बात करोगे तो ही मैं बात करूंगा। या तो खुद को गुस्सा आ रहा है कि देखो भाई अभी मुझे लग रहा है कि अभी मेरा गुस्सा अभी बढ़ रहा है, तो मैं ना जा रहा हूँ, शांत होके आऊँगा, फिर बात करते हैं। और ये पहले से एग्री करो। थोड़े से बच्चे बड़े होते हैं ना, तो पहले से एग्री करो कि भाई हम में से किसी का भी गुस्सा बढ़ जाए ना, तो हम दूसरे रूम में जाके शांत हमिंग करेंगे कुछ करके और फिर वापस आएंगे। पर गुस्से से बात नहीं करनी है, तूता से बात नहीं करनी है। समझो, समझाओ, बातचीत करके क्लियर करो, ताकि बच्चे को समझ में आए कि नहीं, मुझे छोड़ के नहीं जा रहे हैं, पर ये रिस्पेक्टफुली स्टेप बैक कर रहे हैं, ताकि दोबारा हम ये कॉन्वर्सेशन अच्छे से कर पाए। और तो ये है तीसरा गाइडलाइन। ये पहली 2 गाइडलाइन हुई कि भाई कनेक्ट वर्सेस करेक्ट, एंगेज वर्सेस एंगेज। तीसरी गाइडलाइन है कि भाई बच्चों को गलतियां करने दो, उनको इंडिपेंडेंट बनाओ। और इसके लिए मैंने यूट्यूब वीडियोस बनाई है कि हर उम्र के हिसाब से। इसमें मैं बस आपसे क्योंकि बहुत बड़ी बुक है तो लोग, मैं चाहता हूँ कि लोग खुद भी पढ़ें उसको। तो इसमें एक वो जो चीज़ है हेल्दी शेम वाली, वो चीज़ बताइए। हाँ देखिए, गिल्ट, शेम और टॉक्सिक शेम, ये एक जोन है। गिल्ट मतलब क्या कि मुझे बुरा लगा कि मैंने कुछ किया, जैसे मैंने आपकी कुछ चीज़ चुरा ली, तो मुझे गिल्ट होना चाहिए कि मैंने क्यों चुराई, ये गलत किया मैंने, तो ये गिल्ट है। मैंने टाइम दिया और मैं टाइम पे नहीं आई, तो गिल्ट चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि हमें एक समाज में रहना है, हमें जिम्मेदार बिहेवियर करनी है, दूसरे की टाइम, दूसरे की चीज़ें रिस्पेक्ट करनी, तो गिल्ट इज़ नेसेसरी। जब ये गिल्ट खुद के ऊपर आ जाता है तो शेम बन जाता है। जैसे अरे रे मुझे बहुत शर्म आ रही है यार, मतलब मेरा ह्यूमिलेशन हो गया, मैंने कुछ गलत किया, तो शेम भी शेम तक रहे तो ठीक है। बट टॉक्सिक शेम उसको कहते हैं जहाँ पे बच्चे को लगता है कि मैं ही खराब हूँ, मेरे में ही प्रॉब्लम है। जैसे हमने शुरू में इमोशनल अब्यूज़ की बात की, जब बच्चों को, जब लोगों के सामने आप जलील करते हो, जब आप उसको इंसल्ट करते हो, जैसे टीचर करता है ना, बच्चे को क्लास में खड़ा करते हैं, फिर डफर कहते हैं, पूरा क्लास हंसता है, इससे टॉक्सिक शेम आती है। टॉक्सिक शेम मतलब क्या? बच्चे को मैंने गलत क्या किया उस पर ध्यान नहीं होता है, मैं ही गलत हूँ, मेरे में ही कमी है, मैं फंडामेंटली मैं फ्लॉड हूँ, मैं ही जब क्लास में 10 लोग खड़े हो जाते थे थोड़ा अच्छा लगता था कि चलो मैं नहीं। हाँ करेक्ट। तो गिल्ट इज वेरी गुड, चाहिए, शेम भी चाहिए, पर टॉक्सिक शेम इसको बोलते हैं कि बच्चे का आत्मविश्वास टूट जाता है, बच्चे को लगता है कि मेरी वजह से ही प्रॉब्लम हो रहा है, मुझे जीने का हक ही नहीं, मुझे प्यार लेने का हक नहीं है, देने का हक नहीं है, मुझे रिस्पेक्ट का भी हक नहीं है, मैं ही खराब हूं। ये जो आप कह रहे हो ये तो फिर एक तरीके से ये भी हो गया कि सिर्फ पेरेंट्स को ही नहीं, ये जो स्कूल का जो कल्चर है उसको भी बहुत चेंज करने की जरूरत है। 80% अब्यूज, चाइल्डहुड अब्यूज
मिसयूज होता है पेरेंट्स और टीचर्स के हाथ से। हम्म, टीचर्स के बहुत ट्रॉमा लेके आए हैं। एक मुझे क्लाइंट बोल रहा था कि मैम मेरी टीचर ना मुझे क्लास के सामने खड़ा करती थी और सब लड़कियों को लाइन में खड़ा करके लड़कियां मुझे थप्पड़ मारती थी। अरे बाप रे। टीचर ने ऐसा बस टीचर को पता नहीं क्या मजा आता होगा कि सब लड़कियों से थप्पड़ खाना है इसको। तो इसको पता है इसकी वजह से क्या हुआ, Crazy. मैं भी एक फीमेल हूं, तो मेरे कंसल्टेशन में बंदा आया तो मेरे से ट्रिगर हो गया, क्योंकि उसके दिमाग में जो भी फीमेल्स ने उसको ट्रॉमा दिया था, फीमेल्स ने थप्पड़ मारी थी, फीमेल अथॉरिटी फिगर, तो मेरे साथ भी वो ट्रिगर होता, तो उसको हमने मेल थेरेपिस्ट के साथ काम करने के लिए भेजा। समझो आप, इतना गहरा होता है ट्रॉमा। टीचर्स बहुत ट्रॉमेटाइज करते हैं। एक बच्चे ने बोला था कि मैम मैं हकलाता था, जैसे तो स्टैमर करता था, तो टीचर हमेशा मजा लेने के लिए मुझे क्लास में खड़ा करती थी और फिर बुलवाती थी पोएट्री, और फिर सब लोग मेरे पे हंसते थे। तो ये सब टीचर का भी बड़ा ट्रॉमा रहता है। और बच्चों ना टीचर को भगवान मानते हैं, तो टीचर जो भी बोलता है ना बच्चे गांठ बांध के पकड़ लेते हैं। जैसे टीचर ने 2-3 बार बोल लिया कि तू तो मैथ्स में है ही नहीं ठीक, तेरे तो कुछ होने ही वाला नहीं है यार, तेरे को तो मैथ्स आने ही वाली नहीं है, तो एक्चुअली बच्चा सीख पेरेंट्स लेता से है। भी ज्यादा टीचर पे ट्रस्ट करते और हैं। यही टीचर ने अगर बोला कि बेटा तू मैथ्स में आगे निकल आएगा, तू कुछ भी कर, तू ना मैथ्स में तू विजर्ड है, तू मैथ्स का जीनियस है, तो ये बच्चा वीक हो ना तो भी वो मैथ्स में आगे निकल आएगा। तो ऐसे हमने टीचर्स देखे जिन्होंने बच्चों की लाइफ बनाई है, और ऐसे टीचर्स है जिन्होंने बच्चों की लाइफ बिल्कुल तोड़ दी है। और देखिए टीचर्स भी पेरेंट्स ही होते हैं, टीचर्स भी खुद चाइल्डहुड ट्रॉमा के विक्टिम होते हैं, टीचर्स भी ट्रिगर हो जाते हैं, वो भी तो इंसान ही है। बच्चे ने कुछ कह दिया, टीचर का खुद का बच्चा ट्रिगर हो गया, इनर चाइल्ड, टीचर ने रिएक्ट कर दिया। तो ये जो कॉन्वर्सेशन है और ये जो बुक है, ये टीचर्स सिर्फ को पढ़नी चाहिए, पेरेंट्स के लिए नहीं है, टीचर्स क्योंकि के टीचर्स लिए भी पेरेंट्स होते हैं। तो ये एक है, एज अप्रोप्रिएट इंडिपेंडेंस दो बच्चों को, गलतियां करने दो, ये सारे गाइडलाइंस में लिखा है। एक सबसे अच्छा जो मुझे लगा लाइन, आजकल जो फैशन हो गया है पेरेंट्स में कि हमको अपने बच्चों का दोस्त बनना है, तो आपने जो लिखा है, बी अ फ्रेंडली पेरेंट, डोंट बी अ फ्रेंड टू योर किड्स। एब्सोल्युटली, क्योंकि पेरेंट्स को बहुत फैशनेबल हो गया है कि नहीं मेरा बच्चा मेरा फ्रेंड है, तो पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ बड़ों वाली प्रॉब्लम्स भी शेयर करना शुरू कर देते हैं। मैरिटल प्रॉब्लम्स हैं, हस्बैंड वाइफ के तनाव हैं, सास ससुर के प्रॉब्लम्स भी बच्चों के, ये नहीं समझते कि मेरे सास ससुर है पर बच्चों के दादा दादी हैं। तो बच्चों को जब फ्रेंड बना के आप चीज़ें शेयर करते हो तो बच्चा भावनात्मक रूप पे स्ट्रांग नहीं होता है वो सब समझने के लिए, तो बच्चे को इससे भी बहुत तनाव, एंजाइटी, स्ट्रेस बढ़ता है। और फिर एंटाइटल्ड भी बच्चे हो जाते हैं, सबने परमिसिव पेरेंटिंग वाली बात की। बट फ्रेंडली जरूर रहो, फ्रेंडली मतलब कि बच्चा आपको आके कुछ भी कह सकता है, इतना बच्चे में मेंटर बनो, गाइड। पर पेरेंट की पोजीशन कभी नहीं छूटनी चाहिए, क्योंकि बच्चे को फ्रेंड्स तो बहुत मिल जाएंगे बट पेरेंट तो एक ही मिलता है ना। तो आप वो पेरेंट की पोजीशन मत छोड़ो, क्योंकि बच्चे को 1000 भी फ्रेंड्स हो बट उसको वो एक पेरेंट चाहिए ही कि जो उसको स्टेबल रखे, उसको रूटेड रखे, जिसके पास बच्चा थका पका जा सके कि जब कुछ भी नहीं काम आ रहा है तो चलो मेरे पेरेंट के साथ में जाके। तो ये तो और भी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पेरेंट्स की कि जो वो कनेक्ट है, जो एंगेजमेंट है, जो आपने कहा कि वो बहुत ज़रूरी है बनाए रखना, क्योंकि अगर वो खत्म हो गया तो फिर बच्चा जा ही नहीं पाएगा। देखिए अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग इसलिए बैलेंस पेरेंटिंग है, उसमें पेरेंट्स बन के रहते हैं बट एट द सेम टाइम बच्चों की बात सुनते हैं, बच्चों से के साथ कम्युनिकेशन बनाए रखते हैं, बच्चों का पॉइंट ऑफ व्यू समझते हैं, 2 वे कम्युनिकेशन रखते हैं, पर कायदे रखते हैं, डिसिप्लिन रखते हैं। तो पेरेंट्स, इससे रिस्पेक्ट भी रहती है पेरेंट्स की और कनेक्शन भी रहता है। वरना क्या होगा, रिस्पेक्ट होगी झूठ मूठ की पर कनेक्शन नहीं होगा। वो पैर छुएंगे माँ बाप के हर रोज सुबह बट अंदर से तो गालियां ही देंगे। ऐसे हमने बहुत देखे, पता नहीं कब मर जाएगा बुढ़ा यार, क्या दिमाग खराब करके रखा है, व्हाट इज द पॉइंट, यू नो। आपने मैम इसमें जैसे एज के हिसाब से भी बहुत एक पूरा चैप्टर है कि कैसे डील करना चाहिए पेरेंट्स को। ये मेरी को-ऑथर अनघा ने लिखे हैं चैप्टर्स, अच्छा। जो पॉजिटिव पेरेंटिंग कोच है, मॉन्टेसरी टीचर है। तो मैं उनके डिटेल में मैं नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि चाहता हूँ कि मैं लोग बुक पढ़ें। बस आप टीनेज वाले जो पेरेंट्स हैं जो टीनेज किड्स को डील कर रहे हैं, उनकी बहुत शिकायतें होती हैं कि ये सबसे डिफ़िकल्ट फेज़ होता है कि बच्चों को हैंडल करने का, और क्योंकि ये सारी मिस्टेक्स की होती हैं ज़्यादातर पेरेंट्स ने, जो हमने डिस्कस की पूरे कॉन में, तो बहुत मुश्किल हो जाता है टीनेज। तो क्या कर सकते हैं जो पेरेंट्स हैं आज के, वो टीनेज के सबसे बड़ा चैलेंज आपके हिसाब से, आपने भी बच्चे रेज़ किए हैं, तो क्या सबसे बड़ा चैलेंज होता है टीनेज ईयर्स में और कैसे पेरेंट्स को उससे डील करना चाहिए?
मैं एक पेरेंट की एग्जांपल से शुरू करूंगी कि एक पेरेंट आया था कि सारी गलतियां की थी, बच्चे को मारा था, पीटा था। तो पेरेंट ने गलतियां की थी, जैसे हमने कहा कि काफ़ी बच्चे को ट्रॉमा अब्यूज़ दिया था, तो बच्चा भी पेरेंट से डिस्टेंट हो गया था। तो डिस्टेंट हो गया था, तो टीनेजर है, तो इसलिए कुछ भी पेरेंट की सुनता ही नहीं था। अभी ये बच्चा सॉफ्ट साइड था, तो डिबेल नहीं करता था, पर शट डाउन हो गया था। मतलब माँ बाप से हफ्तों तक बात नहीं करेगा, पूछेंगे सवाल तो जवाब नहीं देगा, रिस्पॉन्स नहीं करेगा, अपने रूम में अकेला पड़ा रहेगा, कुछ भी नहीं सुनेगा, झूठ बोलेगा। फिर जब हमारे पास आए, हमने उनको कहा कि पहले तो आप ना अपने जो गलतियाँ किया उसके लिए सॉरी बोलो, मानो कि नहीं हमने जो किया वो गलत किया, जो माँ बाप के लिए बहुत मुश्किल होता है। बट ये अगर आप एडमिट करो, तो उन्होंने एडमिट किया। और फिर पेरेंट ने बोला कि मैम, जब मैं बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने लगा, जब उसके शूज़ में मैं जाके अपने आप को देखता था, तब मुझे समझ आया कि वो क्यों ऐसा है। और जब मेरे में ये समझ आई, तो मेरा उसके साथ बात करने का टोन बदल गया, मेरा उसके साथ। और अभी उनका रिश्ता बहुत हद तक बहुत अच्छा बनने लगा है। अभी बच्चा उसके साथ बात करता है, टीनेजर उसको रिस्पॉन्ड करता है, वो जो कहते हैं उसके बारे में एटलीस्ट कंसिडर करता है कि हाँ मैं सोचूंगा। पहले तो वो सोचता भी नहीं था। तो पेरेंट्स को ये समझना है सबसे पहले तो कि टीनेज ईयर्स में ना वो एक बच्चा इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश कर रहा है। इट्स अ ट्रांजिशनरी पीरियड, राइट। टीनेज ईयर्स में फिजिकल चेंजेस बहुत आते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो अंदर से वैसे भी बच्चे बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं। वो ना बच्चे हैं ना एडल्ट हैं, दोनों के इन बिटवीन का फेज़ है। प्लस रिलेशनशिप्स, उनकी शरीर चेंज हो रही हैं, लड़कों को मूछें आ रही हैं, लड़कियों की बॉडीज़ चेंज हो रही है, सडनली वो अपोजिट सेक्स के लिए बहुत अट्रैक्ट होते हैं। तो उनमें ऑलरेडी हज़ार चीज़ें उनके दिमाग में चल रही होती है, बहुत कॉन्शियस बन जाते हैं अपनी स्किन के, अपनी हेयर के बारे में, राइट। तो बच्चों में ऑलरेडी इतना सब चल रहा होता है, उसके ऊपर से आजकल के टीनेजर्स में परफॉर्मेंस का भी प्रेशर है, सोशल मीडिया का प्रेशर। तो हमें ये समझना है कि टीनेजर के लिए भी बहुत मुश्किल है। और ये मुश्किल के साथ जब ये बच्चा इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश करता है, तो माँ बाप थ्रेटन्ड फील होने लगते हैं। टीनेजर्स में माँ बाप को सबसे ज़्यादा परेशानी होती है कि उनको बच्चा सुनता नहीं है। पहले तो सब सुनता था, पहले मैं आंखें दिखाती थी तो खा लेता था, अभी नहीं खाता है। पहले मैं कहती थी इस दोस्त के साथ बात मत कर, तो मान जाता था, अभी नहीं। तो पेरेंट्स को भी एडजस्ट करना पड़ेगा कि भाई अभी बच्चा आपका एडल्ट बनने की कोशिश कर रहा है। एडल्ट मतलब क्या? खुद के डिसीजंस लेने हैं, खुद गलतियाँ करनी हैं, खुद सब कुछ एक्सपेरिमेंट करना है, ट्राई करना है। माता पिता जो कहे उससे उल्टी चीज़ ट्राई करके देखनी है, जो बच्चों में हिम्मत नहीं होती है, बट टीनेजर्स में हो जाता है कि नहीं, पेरेंट ने बोला है मत करो तो अभी तो मैं करके ही देखूंगा। तो ये सब इट्स अ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। एज अ पेरेंट अगर आप ये पर्सनली लेना शुरू कर दोगे कि मेरा बच्चा स्मोक कर रहा है तो मेरी गलती है, मेरा बच्चा अकेला रह रहा है तो मेरी गलती है, मेरा बच्चा ये कर रहा है तो मेरी गलती है, तो पहले पर्सनली मत लो। आपका बच्चा ये कर रहा है क्योंकि वो टीनेजर है, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। पहले ये समझो, गलती मतलब डोंट टेक इट पर्सनली, don't take it because of me, because when you start doing that way you get triggered. When you get triggered you will not respond like a parent. बट ये ईगो से ही आता है ना कि यार ये सब कुछ मेरी वजह से, मैं ही फेलियर हूँ, देखो मेरे बेटे की 3 गर्लफ्रेंड्स को घुमा रहा है तो मैंने ही कुछ गलत किया होगा। नहीं भाई, कई बार ये हो सकता है कि आप इतने सीधे हो कि आपके बच्चे को बिल्कुल सीधे नहीं रहना है, अलग ही करना है। ऐसे भी मैंने पेरेंट्स देखे, इतने स्पिरिचुअल हैं, बच्चे को बचपन से मेडिटेशन कराते हैं, सब स्पिरिचुअलिटी, इधर वो मिशन में भेजो, उस मिशन में। बच्चा बाय द टाइम टीनेजर हो जाता है, इतना पक चुका होता है कि अभी वो सब कुछ करता है जो पेरेंट्स कभी नहीं करना चाहते हैं। ड्रिंक भी करता है, स्मोक भी करता है, सब करता है। क्यों? क्योंकि उसको इतना ज़रूरत से ज़्यादा पेरेंट्स से स्पिरिचुअलिटी में डुबा दिया था कि अभी बच्चा सोचता है कि भाई मैं तो इसके अलावा क्या ज़िंदगी है देखूं। पर माँ बाप को भी समझना है कि जब बच्चा टीनेजर होता है तो वो सब चीज़ें आपको नहीं बताएगा, वो छुपाना शुरू करेगा, खुद अपने डिसीजन लेने की ट्राई करेगा, खुद अपनी स्पेस मांगेगा। फिर आप उसका फ़ोन दे के चला फ्रेंड के साथ क्या बात की, दिखा, नहीं दिखाएगा वो। यू शुड बी ओके विथ इट बिकॉज योर चाइल्ड इज़ मूविंग फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्टहुड। और आज के टीनेजर्स में तो मेरे हिसाब से ज़्यादा अवेयरनेस है, ज़्यादा फिट है। हम लोग 15 साल की उम्र में फ़िटनेस के बारे में तो सोचते ही नहीं थे। हमारी जनरेशन तो मिल्स एंड बून्स, रोमांटिक बुक्स पढ़ती थी, पिक्चरें सलमान खान की मैंने प्यार किया 10 बार देख ली। ऐसा आजकल के बच्चे मैं देख रही हूँ कि टीनेजर्स ज़्यादा अवेयर हैं। दे आर वेरी कॉन्शियस अबाउट हेल्थ, फिटनेस, पेरेंट्स की फिटनेस। थैंक्स टू सोशल मीडिया इसके फ़ायदे भी बहुत हुए हैं। प्रोटीन खाओ, गट माइक्रोबायोम ठीक रखो, फिजिकल फिटनेस करो, बॉडी बनाओ, अच्छी नींद लो, थैंक्स टू पॉडकास्ट, थैंक्स टू सोशल मीडिया। तो बड़े अवेयर हो रहे हैं बच्चे आजकल। तो मुझे तो बहुत रिस्पेक्ट है नई जनरेशन और टीनेजर्स के लिए। सिर्फ यही है कि वो लोग माँ बाप के साथ खुल के बात नहीं कर पा रहे, इसका मुझे बहुत दुख होता है। दे शुड बी एबल टू टॉक टू पेरेंट्स। बट अगेन फिर वो उनकी
दिक्कत भी नहीं है हाँ, बेचारों क्योंकि को। पेरेंट्स ये चीजें बात नहीं कर पाते। कितने पेरेंट्स सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बारे में बात करते हैं बच्चे को कि बेटा तुझे ऐसा लग रहा है कि तू होमोसेक्सुअल है, कि तू स्ट्रेट है, क्या है, अगर कुछ ऐसा है तो मुझे बताना। नहीं बात कर पाते। कितने पेरेंट्स अपनी बेटी के साथ बात करके चलो तेरा बॉयफ्रेंड है तो तू जरा इवन इफ यू आर फिजिकली इंटीमेट सेफ रहो। नहीं, बॉयफ्रेंड तो रखना ही नहीं चाहिए। आप अगर कहते हो नहीं रखना चाहिए, इसका मतलब ये नहीं कि बच्ची नहीं रखेगी। पहले तो पेरेंट्स को ये भ्रम से बाहर निकलना है कि अगर हमने कायदे किए तो हमारा टीनेजर कायदा फॉलो कर रहा है। वो नहीं करेगा, आपको पता नहीं चलेगा। वो सारी कोशिश करेगा कि आपको पता ना चले, पर आपके बच्चे सब कुछ करते हैं ट्राई, ये मान के ही चलो। सो डोंट बी शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड, बिकॉज टुडे द वर्ल्ड हैज बिकम सो ओपन। बहुत से पेरेंट्स अपनी दुनिया में रहते हैं, उनको रियलिटी का पता ही नहीं है। बट इवन इफ उनको लग रहा है मेरी बेटी बहुत सीधी है, मेरी बेटी, अरे आपकी बेटी का 3 साल से बॉयफ्रेंड है, उसको सब दोस्तों को पता है, पर माँ बाप को ही नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि बेटी को विश्वास ही नहीं है कि मैं माँ बाप के साथ ये बात शेयर कर सकूं। नहीं, वही है ना, जो कनेक्ट अगर नहीं है तो आप जो वैल्यूज चाहते हो कि उनमें आए तो वो वैल्यूज आप इम्पार्ट कर ही नहीं और पाओगे। आपको भी थोड़ा छूट देना पड़ेगा। जैसे जैसे हमारी जनरेशन में सर्टन वैल्यू सिस्टम थी, आजकल की जनरेशन वो वैल्यू करेगी भी पर नहीं भी करेगी। उनके दोस्तों पे भी इम्पैक्ट करता है, उनके कैसे दोस्त हैं, उनका कैसा फ्रेंड सर्कल है। तो पेरेंट्स फिर इतना रिएक्ट कर लेते हैं कि बच्चे बिल्कुल ही मतलब उनकी सारी होशियारी उसी में लगा लेते हैं कि कैसे पेरेंट्स से छुपाए रखें। उनकी सारी इंटेलिजेंस उसमें चली जाती है कि कैसे हम सीक्रेट रखें माँ बाप से। तो मैं कहती हूँ कि आई एम नॉट सेइंग अप्रूव ऑफ रॉन्ग बिहेवियर्स, आई एम नॉट सेइंग कि यू से ओके गो एंड डू वट एवर यू वॉन्ट, बट इफ दे मेक द मिस्टेक दे शुड कम एंड टॉक टू यू। दे शुड बी एबल टू से कि नहीं मैंने गलती की है, अब मैं क्या करूं, मुझे हेल्प कीजिए। नहीं, एक्चुअली में ये देखा भी है कि जो ज़्यादा स्ट्रिक्ट और कंजर्वेटिव पेरेंट्स होते हैं वहाँ पे जो प्रोमिस्क्यूअस बिहेवियर होता है बच्चों में वो ज़्यादा होता है। ज़्यादा होता है। मैं सही में कह रही हूँ। आज मेरे बच्चों के साथ मैं ओपन हूँ कि भाई हाँ ठीक है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है तो ठीक है, सेफ रहो भाई, प्रेग्नेंट मत करो किसी लड़की को। अगर लड़का है तो मैं ये कहूँगी कि बी सेफ, और अगर लड़की मना कर रही है तो रिस्पेक्ट नो। ये लड़कों के पेरेंट्स को कहना चाहिए लड़कों को कि लड़की मना कर रही है तो रिस्पेक्ट करो उसको। लड़कियों के माँ बाप को ये कहना चाहिए कि ना कहना सीखो। आपके बॉयफ्रेंड को हमेशा खुश रखना ज़रूरी नहीं है। इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद समथिंग मत करो। तो लड़कियों के माँ बाप को लड़कियों को ना कहना सिखाना है, और लड़कों के माँ बाप को ये सिखाना है कि ना सुनो और ना को रिस्पेक्ट करो। नहीं, जो भी जैसे आप चाहते भी हो कि वो ना भी करे, कुछ भी ना करे, तो वो कैसे पॉसिबल है जब तक आप वो कनेक्ट नहीं है आपका। जब आपने कनेक्ट पहले ही तोड़ दिया और फिर आप सिर्फ फरमान सुना रहे हो, हाँ, तो वो सुनेंगे नहीं। और देखिए बच्चे तो सुन लेंगे बिकॉज मजबूर हैं। बच्चे इंडिपेंडेंट नहीं, टीनेजर आपका इंडिपेंडेंट हो जाता है, फिर आप कितना कंट्रोल करोगे। और फिर यही माँ बाप उनको बाहर भेजते हैं, उनको पता ही नहीं होता वो वहाँ क्या करते हैं। हमें पता है, हम थेरेपिस्ट हैं। बिल्कुल। जो माँ बाप इतने कायदे रखते हैं ना कि लड़कों से बात मत करो, लेट नाइट पार्टीज मत करो, ये सारे बच्चे जब यूएस कनाडा ऑस्ट्रेलिया जाते हैं ना, इतना झूठ बोलते हैं माँ बाप से, हमें ही पता है कि वो क्या क्या करते हैं। फिर वो दूसरे एक्सट्रीम पे चले जाते हैं, इतनी गंदी तरह से वो लोग फिर एक्सट्रीम में जाते हैं। उससे तो अच्छा है कि भाई माँ बाप कहें कि भाई जो भी करो प्लीज़ हमें बताओ, गलती करके आगे निकलो। पर ये लोग फिर एक्सट्रीम तक चले जाते हैं। मैंने देखा हुआ है, ऐसे भी मैंने केसेस देखे जब माँ बाप को कहते हैं कि नहीं हम अपने अपार्टमेंट में रह और लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं, पर माँ बाप को नहीं बता सकते। माँ बाप विजिट करने आते हैं तो सब सामान अलग करके कर देते, वरना लिव इन में रहते हैं, माँ बाप को पता ही नहीं। तो मैं ही नहीं कह रही हूँ कि माँ बाप को कहना चाहिए कि नहीं आप ये करो, पर माँ बाप को ये भी नहीं समझना चाहिए कि मैं नहीं कह रहा हूँ इसलिए नहीं कर रहा हूँ। ये अगेन जहाँ तक ये फेलियर जाता है वो अगेन फिर हम वहीं पे चले जाते हैं कि जो आज कोई भी है जो पेरेंट है और जो चाहता है कि ऐसे चीज़ें ना हो, तो पहले पेरेंट योरसेल्फ बिफोर पेरेंट योरसेल्फ, एब्सोल्युटली। उसके लिए वो एक मेन चीज़ है। हर चीज़ वहीं से, सॉल्यूशन जो है वहीं से शुरू होता है। तो अगर कोई चाहता है कि आपसे कनेक्ट करना तो कैसे कर सकता है, कैसे अपने जो इश्यूज हैं उनको रिजोल्व करने के लिए आपसे कैसे रीच आउट कर सकते हैं? देखिए सोशल मीडिया पे मैं बहुत एक्टिव हूँ, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पे, तो दे कैन रीच आउट टू मी। पहले तो मैं कहूँगी कि मेरे वीडियोस भी देखेंगे तो काफ़ी सारे सोल्यूशन का जवाब मिल जाएगा, बिकॉज मेरे सोशल मीडिया पे होने का पर्पज़ यही है कि मैं अवेयरनेस बढ़ाऊँ और लोगों को सोल्यूशंस दूँ। जैसे मेरे बुक में भी जो टेक्निक्स बताई हैं वो सारी टेक्निक्स मैंने वीडियो पे फ्री में बताई हैं लोगों को। इसमें QR कोड है जो स्कैन करके वो हमारी वेबसाइट पे जाते हैं, जहाँ पे भी मैंने सारी टेक्निक्स हिंदी और इंग्लिश में सिखाई हैं लोगों को। नहीं, जैसे तो मेरा हमेशा लेना है आपके वो साथ। तो ले, मैं इस पॉइंट पे आ रही हूँ कि सबको थेरेपी की और कंसल्टेशन की भी जरूरत नहीं है। अगर ये चीज़ें अगर जो मिल रही है फ्री की वो भी करेंगे तो काफ़ी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मैंने इसलिए नहीं लिखा है कि मुझे ज़्यादा क्लाइंट्स मिले।
अब अगर उनको मुझे रीच आउट करना भी है तो मेरी वेबसाइट है जहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर है, इंक्वायरी फॉर्म है, वो फिल करें। हमारी एक प्रॉपर प्रोसेस होती है, हमारे यहाँ साइकोलॉजिस्ट काम करते हैं, वो उनको रीच आउट करेंगे, प्रॉब्लम समझेंगे, उस हिसाब से वो अभी मेडिकल कंडीशन है, जैसे बंदा इतना वायलेंट है कि चीज़ें तोड़ फोड़ रहा है या इतना डिप्रेशन में कि वो बात ही नहीं कर पा रहा है, तो उसको साइकेट्रिस्ट कौन होता है? जो मेडिकल पढ़ा है, MD साइकेट्री किया है, जो गोलियां देंगे, दवाई देंगे। उनके पास टाइम नहीं होता एक एक घंटा आपसे बात करके आपकी हिस्ट्री समझना। साइकोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो साइकोलॉजी की पढ़ाई की हो, जिन्होंने BA MA MPhil इन साइकोलॉजी किया है। पर अनफॉर्चुनेटली आज इंडिया में साइकोलॉजी MA मास्टर्स MPhil करके भी वो ज़्यादातर थियोरेटिकल नॉलेज है उनके पास। वो काउंसलिंग करते हैं, आपको लॉजिकली समझाएंगे ऐसा करो नहीं करो, वो अपने तरीके यूज़ करते हैं जो ज़्यादातर कॉन्शियस माइंड पे काम करता है। फिर आता है साइकोथेरेपी का डोमेन, जहाँ पे ऐसी टेक्निक्स आती हैं जैसे हिप्नोथेरेपी आती है, ट्रॉमा वर्क आता है, जो सबकॉन्शियस माइंड पे काम करता है, बॉडी पे काम करता है, मेमोरी पे काम करता है। तो आपको किस किस्म का प्रॉब्लम है उस हिसाब से जाओ। अगर सिंपल चीज़ है जो बातचीत करने से सॉल्व हो जाए तो कौन सा, तो ये आप ट्राई आप कर सकते हो? हाँ जी। तो हमको आप कांटेक्ट करो तो हमारी टीम है पूरी, तो वो क्या वेबसाइट है जैसे किसको? www.wellness-space.net। एक्चुअली मेरे सोशल मीडिया पे जाएंगे तो वहाँ पे मेरी वेबसाइट सब कुछ मिल जाएगा। मैं सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हूँ, फेसबुक, यूट्यूब, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, सब पे। और तो ये आप बुक में रिस्पॉन्ड तो कर देते हो, कोई मैसेज करते हो? हाँ, एक्चुअली आज भी ये प्रॉब्लम रहता है। लाइक मेरे हस्बैंड कहते हैं कि तुम हर मैसेज को क्यों रिप्लाई करते हो, तुम्हारे टीम को बोलो रिप्लाई करे। पर जो मैं रिप्लाई दे पाती हूँ वो टीम नहीं दे पाता है। और मैं सोशल मीडिया पे हुई इसलिए कि मैं मानती हूँ कि अगर एक पेरेंट की भी लाइफ में कुछ मैं चेंज ला सकती हूँ तो मेरे लिए काफ़ी है। मुझे इतना बड़ा कोई हज़ारों लोगों की ट्रांसफॉर्म करने की इरादा नहीं। एक तो मैं ज़्यादा 99% मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और उनको जब भी टाइम मिला, कभी रात को 12 बजे, कभी 8 बजे, कभी गाड़ी में से, मैं विदाउट फेल रिप्लाई करती हूँ। तो किसी को अगर कोई क्वेश्चन है तो इस कमेंट सेक्शन में कर सकता है और जरूर आप रिप्लाई करोगे। और पेरेंट्स पर थोड़ा सा सोच समझ के पढ़ के फिर क्वेश्चन करें। पेरेंट्स ऐसे भी क्वेश्चंस लिखते हैं, कभी मुझे लगता है कि पेरेंट्स को खुद सोचना ही नहीं है। मेरा बेटा रोटी नहीं खा रहा है, क्या करूं? मेरा बेटा सिर्फ फ्रूट खा रहा है। अरे भाई, तो फिर चावल रोटी नहीं खा रहा है तो अलग तरीके से। तो आई एम टेलिंग पीपल इसमें थोड़ा तो है, फिर ये पढ़ लो, थोड़ा पढ़ लो ये बुक। हाँ, ये बुक पढ़ लो। ये बुक जो है मेरी, प्लीज मैं भी कह रही हूँ, ये बुक पढ़ो। इसमें बहुत सारे जेनेरिक भी गाइडलाइंस है, डिटेल में भी सोल्यूशन है। जैसे 1 से 6 साल की उम्र के बच्चों के क्या चैलेंजेस हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए। 6 से 12 साल की उम्र के बच्चों के क्या चैलेंजेस है, उसमें क्या करना चाहिए। टीनेज के क्या चैलेंजेस है, उसमें क्या करना और चाहिए। ईयर वाइज मतलब क्या क्या इंडिपेंडेंस गोल हैं जो उनको सिखाने चाहिए, वो भी और है। कॉमन प्रॉब्लम क्या है, जैसे मैं और जी जो को ऑथर है अनगा, हम लोग काफ़ी वर्कशॉप्स की हैं पेरेंटिंग की, तो उसमें से हमने देखा है कि कौन से कॉमन क्वेश्चन है पेरेंट्स के। जैसे बच्चा सोता नहीं है, बच्चा खाता नहीं है, बच्चा स्कूल जाने के लिए रो रहा है, या बच्चे को पॉटी ट्रेनिंग कैसे करवानी है, या बच्चा बुली हो रहा है स्कूल में। तो बहुत ऐसे हमने गिन चुन के कॉमन प्रॉब्लम्स बुक में एक्सप्लेन किए हैं जो पेरेंट्स फेस करते हैं हर उम्र में, और उसके साथ कैसे डील करना है, ये पॉजिटिव पेरेंटिंग के अप्रोच के साथ। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए तो कम से कम बहुत सारे क्वेश्चन है। हाँ, जैसे है। टीनेज ईयर्स के भी क्वेश्चन है कि भाई मेरे बच्चे का बॉयफ्रेंड है, क्या करना चाहिए। बच्चा सेल्फ हार्मिंग कर रहा है तो क्या करना चाहिए। बच्चा अगर बच्चे के दोस्त मुझे ठीक नहीं लग रहे तो ये कॉन्वर्जेशन कैसे बच्चे के साथ करनी चाहिए, ये सब हमने डाला है बुक में। तो बुक एक्चुअली एक गाइड बुक जैसी है जो आपको, पर इसमें इतना भी हमने प्रिस्क्राइब नहीं किया क्योंकि हम ये भी मानते हैं कि हर परिवार यूनिक है, हर बच्चा यूनिक है। एक बच्चे के साथ आपको एक टेक्निक काम आई तो दूसरे बच्चे के साथ काम आए, ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि दोनों की पर्सनालिटी अलग होती है और परिवार के खुद के वैल्यू सिस्टम्स अलग होती हैं। तो ये एक गाइडलाइन की तरह देखनी चाहिए। जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स है उसके लिए भी हैं, तो वो भी आप सॉल्व कर सकते हो इसके। बिल्कुल मैम। और जिनको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और वो प्रॉब्लम्स हैं या कोई डीप डाइव करना चाहता है अपने इश्यूज़ के लिए, वो तो कंसल्ट कर सकता है। मैम थैंक यू सो मच, आपने इतने अच्छे तरीके से सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया। आई थिंक ये बहुत ही एजुकेटिव कॉन्वर्सेशन था और बहुत लोगों को फ़ायदा होगा इससे। So thank you so much for writing this and for coming on this conversation. Thank you so much. Thank you so much for inviting me और thank you for giving me a platform to talk about my work and my passion. मैंने कहा, मेरा यही इरादा है कि अगर एक पेरेंट भी ये पॉडकास्ट सुन के अपना तरीका बदले या खुद सेल्फ रिफ्लेक्ट करे, खुद को हील करे, तो हमारा मेरे हिसाब से जो भी किया उसका वो वसूल कहते हैं ना, बिल्कुल that is purpose is served. Thank you. Thank you.